और थोड़ा सा 5 मिनट रुकेंगे सर, 5 हाँ। मिनट रुकेंगे। और मेरे ख्याल से कल भी ये टाइम ये इतने पार्टिसिपेट थे, लेकिन धीरे-धीरे 8, 10, 8, 15 तक काफ़ी सारे हो गए और वो आंकड़ा 200 को पार हो गया था। तो आज भी संभावना वही है, क्योंकि बड़ा ही अच्छा महत्वपूर्ण विषय लेकर हम मौजूद हैं। हमारे जो कीनोट स्पीकर उनके साथ में। थैंक यू वेरी मच मिस्टर पार्थसारथी। बिल्कुल 5 मिनट का हम विषय लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं, तमाम जितने लोग हैं, हाउसिंग कॉन्फ्रेंस ऑन वेरियस रीडेवलपमेंट स्कीम्स अंडर मुंबई डीसीपीआर 2034। तो 2034 तक किस तरह से होगा मुंबई का कायाकल्प। मुंबई शहर जो पूरे भारत में एक भारत देखता है जिसको, जिस शहर को, उसका कायाकल्प मतलब यहाँ पर किस तरह से रीडेवलपमेंट होगा, विकास होगा, यह तय करता है मुंबई महानगर पालिका। मुंबई महानगर पालिका का डेवलपमेंट प्लान, और डेवलपमेंट प्लान और डेवलपमेंट कंट्रोल सोर्स क्या बोलते हैं, और किस तरह से उन्होंने अलग अलग सभी को डिवाइडेड किया है। जैसे यहाँ पर स्लम्स है, और काफी सारा हिस्सा मुंबई का, करीबन 50% आबादी मुंबई की स्लम्स में रहती है। तो 3310 के तहत स्लम को रीडेवलपमेंट किया जाता है। एसआरए सेपरेट इसके लिए एक अथॉरिटी है, और महाड़ा का एक अलग से प्रावधान है। महाड़ा का कैसे रीडेवलपमेंट हो सकता है, उसमें कितना क्राइटेरिया, क्या प्रावधान है, वो सब चीज एक महाड़ा के अंतर्गत होगी। और दूसरा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में किस तरह से रीडेवलपमेंट हो सकता है, सेल्फ रीडेवलपमेंट का भी एक ऑप्शन है। उसमें भी इंसेंटिव सरकार ने सितंबर में एक नया जीआर लाया है, तो वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सेल्फ रीडेवलपमेंट की तरफ बहुत लोग जो कोविड-19 के बाद बड़ा ही उम्मीद से देख रहे हैं कि सरकार इस पर बहुत सारी चीजें कर सकती है, क्योंकि जनता की द्वारा चुनी गई सरकार, और जनता द्वारा यदि लोगों द्वारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा यदि सेल्फ स्वयं विकास को प्रेरित करेगी सरकार, तो निश्चित ही सरकार को उसमें इंसेंटिव देना है, काफी सारे बेनिफिट्स देने उन लोगों को, ताकि उसमें उन लोगों को तो बेनिफिट हो, लेकिन वो प्रोजेक्ट और वो प्रोजेक्ट वायबल हो। उस तहत कॉन्ट्रैक्टर आए, उनके पास में तमाम जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, आर्किटेक्ट, पीएमसी, तमाम लोग आए। तो दोस्तों आज बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पे मैंने जिस तरह से आपको बताया, तो जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इस कॉन्फ्रेंस को आगे लेके जाएंगे दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि आज का हमारा विषय को लेकर हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं, मिस्टर मुकुंद गोडबोले, जो आर्किटेक्ट हैं और पीएमसी हैं, और गोडबोले मुकादम एंड एसोसिएट उनकी कंपनी है, जिसके वो कर्ता धर्ता हैं। वो काफी सारे इन्होंने काफी काम किया है। मैं आपको बता दूं कि जो मुंबई डेवलपमेंट प्लान 2015 में काफी सारे एरर्स थे उसमें, काफी सारे रीडेवलपमेंट में, या फिर एफएसआई का इश्यूज हो, या काफी सारे स्लम्स वगैरह का, तो काफी सारे इन्होंने सेमिनार लिए, अवेयर किया लोगों को। हाउसिंग सोसाइटी में जाकर महासेवा के तत्वाधान में हमने, प्रभु सर के तत्वाधान में काफी सारे काम किए। और करीबन 21 अप्रैल की बात है, 21 अप्रैल 2015 को काफी हमने नुक्कड़ नाटक वगैरह काफी अवेयर किया हाउसिंग सोसाइटी में महासेवा ने के बैनर पर। और 21-20 अप्रैल को हमने आजाद मैदान में गए, हम 2015 में की बात कर रहा हूँ मैं। और उस डेवलपमेंट प्लान का हुआ यह असर कि 21 जन आंदोलन करने के बाद 2015 में 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तमाम जो डेवलपमेंट प्लान को रद्द किया, और फिर से उसको बनाने की एक ऑर्डर जारी किया, ताकि महानगर पालिका ने इस पर अमल किया, और फिर एक नए तरीके से तमाम लोगों को सुविधाजनक हो। इस तरह का डेवलपमेंट प्लान जो आया है, उसमें क्या है वो आज हम चर्चा करेंगे। उस जो डेवलपमेंट प्लान में डीसीपीआर 2034 तक जो भविष्य तय करेगा, किसका, मुंबई शहर का, माया नगरी मुंबई का, किस तरह से प्लान होगा, किस तरह से इमारतें होगी हाउसिंग सोसाइटी में, और किस तरह से महाड़ा की इमारतें बन सकती, क्या एफएसआई है, स्लम्स वगैरह किस तरह से रीडेवलपमेंट होगी, तमाम अलग अलग स्कीम्स है दोस्तों। तो इन स्कीम्स के बारे में हम बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे जो कीनोट स्पीकर है मिस्टर मुकुंद गोडबोले, तो वो मौजूद है हमारे साथ। और
यूट्यूब पे भी ये लाइव हो चुका है, फेसबुक पर भी हो चुका है। तो फेसबुक पे तमाम जो लोग हैं दोस्तों, हमारे जो दर्शक हैं, साथ ही हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे तमाम फेसबुक के फ्रेंड्स सीए रमेश प्रभु और सुनील शर्मा और एमएनएस टीवी के और महासेवा के जितने लोग देख रहे हैं दोस्तों, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। आपका परमिशन है तो सर का एक स्टॉल प्रोजेक्ट के ऊपर का एक वीडियो है, 7-6 मिनट का है, तो मैं प्ले कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। स्टॉल प्रोजेक्ट का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। जो प्रोजेक्ट ठप हो चुके हैं, उन प्रोजेक्ट को लेकर किस तरह से वो हो सकता है, वो प्रभु सर ने बताया। तो वो एक वीडियो देखिए। Stalled projects or the projects which is not taking real estate developers are finding it difficult to complete the sale. Now the members or the flat purchaser who have got the agreement within the time limit, they have not given the delivery, they have registered the project, and even after registration of the project, they have given the timeline of 2 years, 3 years to complete. Even after completion of 2 years, we have seen that the project is not completed. Somewhere the project is stuck. In such cases, the flat owners should come together, form an association of allottees, and get it registered, and then approach the Mahadera to get the project transferred in there. I can give you a number of examples where, on behalf of our association, behalf of the Association of Flat Owners, we are represented, and we have got success. I can give you a classic case of Mehul Choksi. You may be knowing Gitanjali Infra Limited, which is promoted by Mehul Choksi, where ED and other authorities are after him. He is absconding. And there is a project called Tatwa at Borivali. That was, stalled. As ED was after him, went out of India, and the project became stalled. We brought together all the association of allottees. The association of allottees came together, and out of 155 flats, nearly 54 flats are attached by ED, because some 50 flats were given to a contractor for completion, 4 flats were given to the associate firms of the Gitanjali, Mehul Choksi's firm. So 54 flats were attached. Nearly only 101 flats were remaining. And hardly 65-70% work was completed. The people had paid more than 75-80% money. And the project was stalled. It was supposed to be delivered by 2015. Even in 2017, it was not there. Fortunately, the project was registered. We as an association came together. We went to Mahadera. We pleaded Mahadera, saying that the association allotee should be allowed to complete the project. Yes, there is a contractor whom 50 flats were allotted, intervened in the matter. He intervened in the matter. He said, we will complete the project. And of course, we said, any money that has to be paid, we will calculate, and we will be giving only the money which is due from us, not beyond that. And certain discounts were taken, and entire project we allowed the developer, the contractor to complete by paying 20 crore, which means the nearly 7 to 8%, even the money has been saved by the people, and accordingly, the contract was given to him, and today the project is happening. The RERA allowed us, and RERA allowed the association to appoint this new contractor and get the project completed. Look at the way the project today, from February 2019, the project has started. Now the lift installation has happened, plastering is going on, tiling is going on, and all the club work is going on. And today, the people are having a hope that by December 2019, they will be able to occupy the premises. This is the hope which has been created, and this is the hope that you can have in the RERA. Earlier, when there was no RERA, the people were at the mercy of the developer. Today, because there is RERA, RERA can take the position of the project, the RERA can appoint a new contractor, they can deal with the what is known as government, and then take over. You may be aware, Mahadera is proactively helping the project
all the facilities required, and I think every flat owner whose projects are affected, and if it is RERA registered, they should go ahead. And if it is not RERA registered, even unregistered project complaint can be filed before RERA, get it registered, and then it can be heard. So I think it's a golden opportunity for people to take the help of MahaRERA and get their project completed. Second issue comes, many of the authorities have been saying that they are not happy with the order of MahaRERA, or the hearing opportunity is not given. I would suggest that Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal has already been set up. There are 2 benches working, and it is functioning very properly. There is a proper opportunity is given. Anybody is aggrieved of the MahaRERA order or adjudicating officer order should certainly file an appeal, make the grounds of appeal, and then appear before the appellate tribunal. And I think it is giving you enough opportunity to express your facts and get justice. And it's the last fact-finding authority. And therefore, my suggestion is that you should not be brooding around, and you should not be saying that this member, that member, or this person has not given you the justice. There is a justice. There may be little delay, but there is no denial of the justice. You should take the help of Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal, and whenever you are aggrieved, you should get your complaint addressed. Let me tell you one more thing. If the adjudicating officer has ordered for the refund, or ordered for some penalty, or regulatory authority has ordered for the refund, in that case, if the promoter need to make an appeal, again, he has to deposit at least 30 to 40% of the amount before the appeal is admitted or anything is heard. And therefore, one need to see that even appellate authority will pass an interim order to comply with the 50% or 40% of the ordered amount to be deposited in MahaRERA. So this way, even winning appeal for a promoter is not easy, but he can always appear and apply before the appellate tribunal. The fees is hardly 5,000 rupees, and the hearing takes place in 3 to 6 months. And I think it's fantastic, and you get a recent order. If you need more help, then contact our association, Maharashtra Society Welfare, 022 4255 1414, 022 4255 1414. Thank you. देखा कैसे आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इम्पॉसिबल था, लेकिन स्टॉल प्रोजेक्ट जो मेहुल चोकसी नीरव मोदी के जो पार्टनर थे जो बाहर हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट को भी बाहर लेके आया है महासेवा ने। आप संपर्क कर सकते हैं। इस तमाम जो स्टॉल प्रोजेक्ट जो भी ठप पड़े सालों से, वो प्रोजेक्ट अलाटी हो या तमाम लोग जो भी हैं वो संपर्क कर सकते हैं। नंबर शेयर किए गए। मिस्टर पार्थ सारथी जी ने जो वाइस प्रेसिडेंट है महासेवा के। दोस्तों, मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत करता हूं, जितने पार्टिसिपेट जूम पर जुड़े, साथ ही फेसबुक पर जितने लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारे फ्रेंड्स सभी का मैं स्वागत करता हूं। MNS मीडिया न्यूज सर्विस और महासेवा की तरफ से मैं सुनील शर्मा और सीए रमेश प्रभु जी की तरफ से आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल एंड नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का विषय बता दूं मैं आपको, हाउसिंग कॉन्फ्रेंस ऑन वेरियस रीडेवलपमेंट स्कीम्स अंडर मुंबई DCPR 2034। किस तरह से होगा ये स्कीम्स अदर इस सब्जेक्ट को की नोट स्पीकर हमारे साथ मौजूद है मिस्टर मुकुंद गोडबोले, उनका मैं स्वागत करता हूं। आर्किटेक्ट PMC हैं और गोडबोले मुकादम एंड एसोसिएट के कर्ता धर्ता हैं। और इस विषय पर आगे इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे मॉडरेटर हैं मिस्टर S पार्थसारथी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। इज द वाइस प्रेसिडेंट महासेवा। दोस्तों, और साथ ही हमारे साथ आर्किटेक्ट संदीप कनगुटकर भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। दोस्तों, और मैं आपको विषय शुरू करूं उसके पहले मैं हम हमारी परंपरा है कि हम शुरुआत में शॉर्ट अपडेट देते हैं। तो आज का मैं शॉर्ट अपडेट बता दूं आपको कि मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के इच्छुक लोगों के लिए आखिरकार एक अच्छी खबर है। RTO दफ्तर बुधवार से शुरू हो गए हैं। शुरुआत में केवल सिर्फ 25 लाइसेंस दिए जाएंगे प्रतिदिन में। एक ये खबर। दूसरी शॉर्ट अपडेट है दोस्तों, कागजों पर अटके उद्योगों का पता लगाएगी ठाकरे सरकार। जो पुराने प्रोजेक्ट उद्योग हैं वो कागजों पर अटके हैं, तो उसका पता लगाकर ठाकरे सरकार उन उद्योगों को रिमूव करेगी। इस तरह का पहल की है सरकार ने। और तीसरी अपडेट बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, रियल एस्टेट के लिए। रियल एस्टेट मार्केट में होम बायर्स
लौटेंगे 6 महीने के भीतर। फिर से आपको बता दूं, रियल एस्टेट मार्केट में होम बायर्स, खरीदार लौटेंगे 6 महीने के भीतर। रियल एस्टेट अभी भी निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। इस तरह की रिपोर्ट्स आई है या खुलासा हुआ है नरेटको, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल और हाउसिंग.com जो संस्था है कि एक सर्वे में पता चला है कि इस तरह का एक रिपोर्ट आई है। तो ये थी आज की शॉर्ट अपडेट, और आगे मैं चलता हूँ इस विषय को लेकर। आज का जो हमारा विषय दोस्तों, उसमें मैं स्वागत करूं सभी तमाम हमारे जो कीनोट स्पीकर का। उसके पहले हमारे जो चेयरमैन है महासेवा के, रमेश प्रभु जी, उनको इनवाइट करूंगा वेलकम स्पीच के लिए। प्रभु सर। नहीं, प्रभु सर जुड़े नहीं है अपने साथ। आप नहीं जुड़े, प्रोसीड कीजिए। शुरुआत करूं? ठीक है, ठीक है। तो मैं, हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं दोस्तों, वो एक सब लोगों का सपना लेके आए हैं। मतलब तमाम जो मुंबई में रहते हैं, और महाड़ा हो, स्लम हो या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, तमाम लोगों का जो रीडेवलपमेंट कैसे होगा, उनके घरों का सपना कैसे होगा, वो सब चीजों के बारे में टेक्निकल और तकनीकी बताने के लिए सरल लैंग्वेज में, उनका प्रेजेंटेशन का तरीका बड़ा सरल होता है। तो उन सपनों को लेकर आए दोस्तों, उनका सपना। तो मैं यही 2 लाइन के साथ में उनका स्वागत करूंगा। पहले तो हमारे मुकुंद गोडबोले जी का आज की इस कॉन्फ्रेंस में, और तमाम जो पार्टिसिपेट जितने जुड़े दोस्त, उनका भी स्वागत करूंगा फेसबुक पे भी, इन 2 शायराना अंदाज में कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत, जो करते हैं मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। और गोडबोले साहब ने खूब मेहनत की है और आज इस मुकाम पे पहुंचे। तो उनके तो सपने पूरे हुए, लेकिन आप वो किसी वो स्लम में रहने वाला हो या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाला हो, पुरानी जो बिल्डिंग है, इमारतें, महाड़ा या शेष तमाम अलग अलग जो स्कीम्स है, उनमें रहने वाले लोगों के सपने भी पूरे करने के तत्पर हैं। और हमारे महासेवा के जो चेयरमैन हैं, वो भी तत्पर हैं। तो आप हमारे जो कीनोट स्पीकर, वो नंबर भी शेयर करेंगे, मेल आईडी भी शेयर करेंगे। हमारे जो पार्थसारथी, उनका भी नंबर आप लेके उनसे भी मदद ले सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं उनका स्वागत करता हूँ, मुकुंद गोडबोले जी का। और इस विषय को आगे ले जाने के लिए हमारे जो मॉडरेटर हैं मिस्टर एस पार्थसारथी, जो महासेवा के वाइस प्रेसिडेंट है, उनको इनवाइट करता हूँ। वेलकम मिस्टर पार्थसारथी, और इस आगे के विषय को आगे लेके जाइए। और मुकुंद गोडबोले जी को इन्वाइट जी। पार्थसारथी जी। धन्यवाद सुनील जी। एज यूजुअल आपने आपके तरीके से ये आज का कॉन्फ्रेंस शुरू किया है, जैसा आप रोज करते हो उसी अंदाज में। थैंक यू वेरी मच। और मैं शुरुआत में मुकुंद गोडबोले जी को फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूँ। और ये और अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारी जो सुबह की जो कॉन्फ्रेंस चलती थी लास्ट वीक तक, अभी ये हफ्ते से हमने ऑफिसेस खुलने की वजह से और लोग अपने अपने काम से जाने की वजह से हमने ये कॉन्फ्रेंस को शाम का 8 बजे का शुरू किया है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि उतना ही सपोर्ट हमको मिल रहा है, इतना ही लोगों का इसमें दिलचस्पी बना है, और लोग इतने ही लोग आते जुड़ रहे हैं, और काफी इसमें जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, जो नॉलेज जो शेयर हो रहा है एक्सपर्ट से, उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है, जो इसको लेकर के है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडेवलपमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडेवलपमेंट माने बहुत सारे डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट तरीके के सोसाइटीज होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं। जैसे प्राइवेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होता है, जैसे स्लम में रहने वाले लोग रहते हैं, जिसको एसआरए के अंदर वो लोग गाइडेड हैं। बाकी महाड़ा के अंदर है, हाउसिंग डेवलपमेंट के, हाउसिंग बोर्ड के अंदर जो बिल्डिंग्स रहते हैं, उसके डेवलपमेंट अथॉरिटी या प्लानिंग अथॉरिटी अभी अलग हो चुकी है, जो महाड़ा है। तो ऐसे काफी डिफरेंट तरीके के डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स का जो डीसीपीआर है, जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स जो बने हुए हैं 2034 के, उसके आने के बाद में काफी इसमें चेंजेस आए हुए। जो पहले वाले 1991 के डीसीपीआर था और अभी के जो 2034 वाला है, उसमें काफी चेंजेस आए हुए हैं, और काफी इंसेंटिव्स और काफी रीडेवलपमेंट को प्रमोशन करने के साथ, एक्चुअली ये डीसीपीआर में ही एक प्रमोशन करके एक नया टर्म इन्होंने ऐड किया है, डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन करके किया है। तो इसमें काफी कुछ चीज प्रमोशनल एक्टिविटी के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। तो इस सिलसिले में ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं मुकुंद गोडबोले जी को इन्वाइट करूंगा कि उनके प्रेजेंटेशन, जो भी उनका पीपीटी हो, वो शुरू करें। और होपफुली अलग अलग का जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं उनका समराइज करके क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में लेंगे। बट
Mukund Godbole ji, I think you can start your presentation. Thank you. थैंक यू सर। सबसे पहले मैं MSWA के रमेश प्रभु सर, भारती सर और MNS मीडिया के सुनील शर्मा जी, उनको धन्यवाद दूंगा। और ये जो पूरा लॉकडाउन का समय चालू है, ये लॉकडाउन के समय में जो नॉलेज शेयरिंग का उन्होंने काम आज तक किया हुआ है और आगे भी करते रहेंगे, उनके लिए उनको धन्यवाद दूंगा और सलाम करूंगा। आज का ये जो प्रेजेंटेशन है, बेसिकली वेरियस रीडेवलपमेंट स्कीम्स इन DCPR 2034। व्हाट इज DCPR 2034? ये जो डेवलपमेंट कंट्रोल प्रमोशन एंड रेगुलेशन है मुंबई के, दैट इज कॉल्ड एज अ DCPR 2034। अभी ये आज का सब्जेक्ट क्यों ले रहा हूं, तो एक 10 दिन पहले एक हमने सेमिनार किया था जिसमें स्टॉल्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इशू था। तभी एक मेंबर का मुझे व्हाट्सएप आ गया, सर गिरगांव में एक आदमी को जिसका एग्जिस्टिंग एरिया 200 फुट है, उसको 400 के ऊपर ज्यादा एरिया मिल गया। इट मीन्स इट्स ऑलमोस्ट 100% एडिशनल एरिया मिल गया, और हमको तो डेवलपर 20-25% ही देता है। तो ऐसे क्यों है? इसीलिए उनको समझाया मैंने कि हर एक एरिया में हर एक लैंड यूज जो है, इसके तहत ये जो रीडेवलपमेंट स्कीम्स होती है वो अलग अलग होती है, और इसके वजह से जो भी आपको फायदा होता है या एडिशनल एरिया मिलता है, वो डिफरेंट स्कीम के अनुसार वो बदल जाता है। इसीलिए आज का ये सब्जेक्ट रखा है, वेरियस रीडेवलपमेंट स्कीम इन DCPR 2034। अभी ये रीडेवलपमेंट स्कीम समझने से पहले हम थोड़ी बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे, जिससे आगे ये जो रीडेवलपमेंट स्कीम है ये समझने को आसानी हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब बोलते हैं कि FSI कितना है, FSI बढ़ गया, FSI कम हो गया। तो व्हाट एग्जैक्टली दी FSI इज? आपको ये मालूम है कि आपका जो भी प्लॉट एरिया है, वो प्लॉट एरिया को FSI इज द कोएफिशिएंट, ओके। तो वो कोएफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दी परमिसिबल बिल्टअप एरिया। जैसे मैंने नीचे में दिखाया है, इफ द FSI इज 1 and your plot area is 5000 square feet, then permissible FSI is 5000 square feet, okay. If the FSI is 2, so 5000 multiplied by 2, your permissible built up area will be 10,000 square feet, okay. So FSI is the coefficient which is multiplied to your plot area to arrive to built up area, okay. अभी हम देखेंगे कि what is exactly the TDR. Now TDR is a compensation given to the plot owner when the land is reserved under various reservations under DP sanction plan, okay. अभी ये जो DCPR 2034 आ गया है, इसमें बहुत सारे रिजर्वेशंस BMC ने डाले हुए हैं। अभी ये रिजर्वेशन क्यों डालते हैं? तो आपको मालूम है, जैसे पहले मुंबई सिटी जो डेवलप हो गई, वो बहुत सारी ब्रिटिश जमाने में डेवलप हुई थी। तो वो टाइम हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनते थे, पुलिस स्टेशंस बनते थे, ओके। देन देयर वर मेनी स्कूल बिल्डिंग्स। तो ये जो सिविक एम्यूनिटी लगती है, तो ब्रिटिश जमाने में बहुत सारी सिविक एम्यूनिटी बन चुकी थी। मगर उसके बाद में, जैसे स्वातंत्र के बाद, आफ्टर फ्रीडम, जो भी मुंबई बढ़ती गई, इट वाज इन द रिबिन डेवलपमेंट ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ मुंबई, और जो प्राइवेट लैंड थी। तो ये जो डेवलपमेंट प्लान है, दिस इनेबल्स द डेवलपमेंट अलोंग विथ सिविक एम्यूनिटीज। जैसे कि कोई भी नया डेवलपमेंट हो रहा है, अभी लिंक रोड बन गया, ओशिवारा बन गया, तो वो एरिया में ये जो सिविक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एम्यूनिटीज लगती है, वो डेवलप करने के लिए प्राइवेट जो जमीन होती है, जैसे सरकारी जमीन है, तो उसके ऊपर भी सिविक एम्यूनिटी डेवलप होती है। इन एडिशन टू दैट, जो प्राइवेट जमीनें होती है, इनके ऊपर सरकार रिजर्वेशन डाल देती है। अभी इसके ऊपर रिजर्वेशन कौन से आते हैं? तो इसमें रिजर्वेशन जो है पब्लिक पर्पसेस के, तो गार्डन आएगा, प्लेग्राउंड आएगा, स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा, पब्लिक हाउसिंग आएगा,
म्युनिसिपल हाउसिंग आएगा, लाइब्रेरी आएगी, देन प्राइमरी हेल्थ सेंटर आएगा, हॉस्पिटल आएगा, नए रोड्स बनेंगे, रोड वाइडनिंग होंगे। तो ये इस तरह के बहुत सारे मोर देन 40-50 अलग अलग रिजर्वेशन है, वो आपके प्लॉट पे पड़ जाएंगे। तो आप उसके ऊपर रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं बना सकते। Under accommodation reservation principle, you can construct the same reservation, and that if you have a trust, you can run that show कि आप स्कूल रिजर्वेशन है तो आप स्कूल बांध के आपके ट्रस्ट के अंडर स्कूल चला सकते हो, या आपका जो प्लॉट है वो लेवल करके कंपाउंड करके आपको बीएमसी को हैंडओवर करना है, उसके बदले आपको कॉम्पनसेटरी एफएसआई मिलता है, and that compensatory FSI is called as transfer of development rights, that is TDR. अभी ये जो TDR मिलता है, it is in a form of certificate जिसको DRC बोलते हैं, और ये सर्टिफिकेट मुंबई में आप कहीं भी बेच सकते हो। अभी हम कैसे बेचेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो जहां ये TDR जनरेट हो गया, द सोर्स, ओके, जो प्लॉट पे वो रिजर्वेशन है, तो वो प्लॉट पे जितना प्लॉट का एरिया है multiplied by that ready reckoner rate, okay, is your valuation of that TDR. अभी वो समझो सांता क्रूज में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो वैल्यूएशन को सांता क्रूज की जो लैंड रेडी रेकनर रेट है उसे डिवाइड करेंगे, तो जो एरिया बनता है दैट इज द क्वांटिटी ऑफ योर TDR विच यू आर सेलिंग इनटू सांता क्रूज। अभी ये सांता क्रूज के बदले आप मुलुंड में बेचोगे तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, क्योंकि मुलुंड के रेडी रेकनर रेट से सांता क्रूज या जुहू का रेट ज्यादा है। ओके, तो ये जो रिजर्वेशंस है दे आर अंडर मुंबई DCPR अप्रूव्ड स्कीम, और आप बीएमसी के समझो वेबसाइट पे जाते हो तो यू विल कम टू नो दैट इन पब्लिक डोमेन वो जो डेवलपमेंट प्लान शीट्स है दे आर अवेलेबल टू चेक। अभी हम कभी भी रीडेवलपमेंट जब भी चालू करते हैं, वी आर्किटेक्ट एंड PMC, मेरे साथ हमारे दोस्त संदीप कनकुटकर साहब भी हैं, ही इज ऑल्सो वेरी एक्सपर्ट इनटू रीडेवलपमेंट। तो हमारे जैसे आर्किटेक्ट PMC जब भी काम शुरू करते हैं, ओके, तो सबसे पहले हम पूरे प्लॉट की कुंडली चेक करते हैं। तो कुंडली चेक करते समय ये DP चेक करना ये पहली हमारी जिम्मेदारी है। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट इज योर प्रीमियम FSI। ये प्रीमियम FSI ऐसा है we pay the premium to corporation, okay, in reference to the ready reckoner rate of land where your plot is located। अभी आपका प्लॉट समझो मुलुंड में है, तो आप जितना प्रीमियम FSI आपको परमिसिबल है मल्टीप्लाइड बाय दैट 60% ऑफ योर रेडी रेकनर रेट। ओके, सो ये जो परसेंट है ये कम ज्यादा होते रहता है। अभी कुछ महीने पहले जो फडणवीस सर की सरकार थी, तभी जो रेडी रेकनर रेट और ये परसेंटेज अलग था। अभी उन्होंने 2 बरस के लिए इसमें कटौती की है, बेनिफिट दिए है, और अभी सेल्फ रीडेवलपमेंट जब भी हो जाएगा तो सेल्फ रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में ये जो FSI है वो और सस्ता अपने को मिलेगा। अभी ये जो प्रीमियम FSI है दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द विड्थ ऑफ द रोड अबटिंग द प्लॉट। दैट मीन्स आपका जो प्लॉट जो रास्ते पे सामने है, जो रास्ते से आप आपके प्लॉट में एंट्री करते हो, तो वो जो रोड की चौड़ाई है वो चौड़ाई के अनुसार आपको ये प्रीमियम FSI और TDR ये दोनों मिल जाएंगे। ओके, जैसे यदि आपका जो प्लॉट है वो प्लॉट समझो 9 मीटर से कम है तो आपको ये TDR या प्रीमियम FSI मिलेगा नहीं, मगर आपका ये रोड 9 मीटर से ज्यादा है तो आपको ये TDR और प्रीमियम FSI आपको मिल जाएगा। जितना फ्रंटेज रोड चौड़ा हो जाएगा उतना आपको ये प्रीमियम FSI और TDR ज्यादा मिल जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट फंजिबल FSI। अभी आपको याद होगा कि ऑनरेबल म्युनिसिपल कमिश्नर सुबोध कुमार जी जब भी म्युनिसिपल कमिश्नर थे तभी उन्होंने ये फंजिबल का कॉन्सेप्ट लाया। अभी ये क्या था कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली, तो आपको याद होगा कि 2014 के पहले पहले की जो इमारत होती थी, मीन्स ये नियम वो समय आ गया था, तो 12 या 13 2013 को ये नियम आ गया था।
उसके पहले हम देखेंगे तो आर्किटेक्चरल फीचर जो अपनी इमारत के बाहर में अपने को मिलती थी, वो डेवलपर आपको फ्लावर बेड के हैसियत से बेचते थे और उसको सुपर बिल्टअप में ऐड करके बहुत सारा मुनाफा कमाते थे। तो बीएमसी ने क्या सोचा कि जब ये आर्किटेक्चरल फीचर ये एफएसआई में फ्री ऑफ एफएसआई है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, हाउएवर खाली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसमें खर्चा करके ये डेवलपर लोग ये ऑलमोस्ट सेल रेट के हिसाब से बेच रहे हैं और इन प्रोपोर्शनेट मुनाफा कमा रहे हैं। तो क्यों ना हम करें कि ये जो आर्किटेक्चरल फीचर हम डेवलपर को या कोई प्रोजेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूव करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एफएसआई करते हैं, उसको एक गणित में हम बंद करेंगे और उसको मुनाफे के तरीके में बीएमसी देख लेगी और उस हिसाब से उन्होंने म्यूनिसिपल बिल्टअप एरिया पे 35% 35% ये फंजिबल कॉम्पनसेटरी एफएसआई उन्होंने ऐड कर दिया। अभी आपको याद होगा 10% बालकनी पहले फ्री ऑफ एफएसआई मिलती थी, अभी ये अलग से मुंबई में मिलती नहीं है, इट इज इंक्लूडेड इनटू दैट 35% फंजिबल। तो मोटा मोटी हिसाब के लिए पहले के जो 10% बालकनी थी वो ये 35% में है, तो 10% बालकनी प्लस 25 मिला के वो 35% फंजिबल एफएसआई बीएमसी आज अपने को दे देती है। एक इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि जो रिहैब कंपोनेंट है मींस एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर का ऑथराइज्ड अप्रूव्ड बिल्टअप एरिया जो है उसके ऊपर जो फंजिबल मिलेगा इट इज एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, ये विनामूल्य मिलेगा। हाउएवर जो सेल एरिया पे डेवलपर को ये फंजिबल मिलेगा इट विल बी एट अ चार्जेबल कॉस्ट। अगेन ये रेडी रेकनर रेट के सम परसेंटेज चार्ज होता है। अभी रेडी रेकनर रेट जूहू में महंगा है तो वहां सेल का फंजिबल महंगा होगा और उसके कंपैरिजन में समझो भांडुप या घाटकोपर या बोरीवली ये जो रेडी रेकनर रेट कम है तो ये फंजिबल का कॉस्ट ऑन सेल कंपोनेंट सस्ता हो जाएगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ऐसी कि जो रिहैब कंपोनेंट पे फंजिबल एरिया मिलता है वो सब जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनको ही देना चाहिए क्योंकि वो लेके डेवलपर सेल कंपोनेंट को बेच नहीं सकता है। एक तो वो डेवलपर बांधे ही नहीं और बेचे ही नहीं, या डेवलपर एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर को फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे देवे क्योंकि वो फंजिबल डेवलपर सेल कंपोनेंट में बेच नहीं सकता है। अभी मैंने जैसे बोला कि जो एक्सेस रोड है तो जितना चौड़ा एक्सेस रोड उतना एफएसआई ज्यादा, मगर कुछ कुछ जगह हमने देखा है कि जो कॉम्पैक्ट एरिया है, हाई डेंसिटी एरिया है, पुराने इलाके के एरियाज है, उनके रोड जो है वो 9 मीटर से कम है। तो अभी 9 मीटर के नीचे जो रोड है उनको टीडीआर नहीं है, प्रीमियम एफएसआई नहीं है। तो ऑनरेबल म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने क्या बोला कि जो रोड 9 मीटर से कम है उनको हम वाइड करेंगे, चौड़ा करेंगे, रास्ते के दोनों साइड से वाइडनिंग करेंगे और उसके बाद में वो जो रास्ते के दोनों बाजू रोड है उनको नियम के अनुसार प्रीमियम एफएसआई और टीडीआर ये दोनों मिल जाएंगे। उसकी एक प्रोसेस है कि आपको वार्ड ऑफिस में एप्लीकेशन देना पड़ता है, बाद में वो ऑनरेबल म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के ऑफिस में वो परमिशन जाती है, सजेशन ऑब्जेक्शंस लिए जाते हैं एंड देन इफ देयर आर नो टेक्निकल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज उसमें जो है आपका जो रास्ता है वो चौड़ा होके आपको टीडीआर और प्रीमियम एफएसआई का बेनिफिट मिलता है। अभी हम देखेंगे कि मोटा मोटी कॉरपोरेशन के अंडर मुंबई में एफएसआई कितना मिलता है। तो अंडर क्लॉज नंबर 30 टेबल नंबर 12 ये आप देखेंगे तो आइलैंड सिटी मींस साउथ मुंबई से लेके सेंट्रल लाइन पे सायन तक और साउथ मुंबई से लेके माहिम मच्छीमार कॉलोनी तक जहां मीठी रिवर क्रॉस होती है वो एरिया तक, या एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो एरिया में रिक्शा जाती नहीं है दैट इज मुंबई आइलैंड सिटी, और जहां रिक्शा जाती है दैट इज मुंबई सबब, ईस्टर्न सबब, वेस्टर्न सबब। तो ये क्लॉज नंबर 30 के हिसाब से आइलैंड सिटी में क्या क्या एफएसआई अवेलेबल है।
अभी हम फर्स्ट रो देखेंगे तो रोड विड्थ लेस देन 9 मीटर, तो उसको सिर्फ बेसिक एफएसआई मिलेगा 1.33, उसको कोई टीडीआर या प्रीमियम एफएसआई नहीं मिलेगा। मगर वो समझो रोड चौड़ा हो जाएगा मिनिमम 9 मीटर या एग्जिस्टिंग रोड इज मोर देन 9 मीटर अप टू 12 मीटर, तो उनको बेसिक एफएसआई मिलेगा 1.33 प्लस 0.5 एफएसआई प्रीमियम और 0.17 ये मिलेगा उनको टीडीआर, जिसको टोटल हो जाएगा 2 एफएसआई। ओके, और इसमें कोई चौड़ा रोड रहेगा 27 मीटर एंड अबव, तो उनको 1.33 बेस प्लस 0.84 प्रीमियम 0.83 टीडीआर, तो 3 एफएसआई तक मिल जाएगा। अभी ये जो है ये विदाउट कोई रीडेवलपमेंट स्कीम के एफएसआई है। अभी सबब में देखेंगे तो अभी सेकंड रो देखेंगे 9 मीटर एंड अबव अप टू 12 मीटर, तो उसको कितना मिलता है 1 बेसिक एफएसआई, 0.5 is the premium FSI and admissible TDR is 0.5, तो 2 FSI अपने को कम से कम मिल जाता है। अब ये DCPR आने के पहले भी हम क्या बोलते थे मुंबई में सबब में क्या FSI है, एक बेस FSI है और एक TDR है। अभी ये जो एक TDR है इट इज डिवाइडेड, जो हम मार्केट से खरीदते थे उसमें अभी बहुत सारा TDR ऑलमोस्ट 50% ये प्रीमियम FSI के तहत कॉर्पोरेशन ही आपको देती है एंड एट अ डिस्काउंटेड रेट, जिससे क्या हो गया आपका जो एक्सपेंडिचर है प्रोजेक्ट का वो घट गया। सो मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, जिसके वजह से आपका जो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी है वो अच्छा हो गया। तो अभी समझो 9 मीटर के रास्ते है तो मिनिमम परमिसिबल एफएसआई इज 2 एंड 27 मीटर एंड अबव रोड विड्थ होगी तो जो मिल जाता है एफएसआई 2.5, मीन सबब में जो एफएसआई है जो रेगुलर स्कीम में ये 2 से 2.5 तक रेंज करेगा। अभी हम देखेंगे कि मुंबई डीसीपीआर के अंडर मुंबई सिटी और मुंबई सबब में कौन सी रीडेवलपमेंट स्कीम्स है। अभी हम सीरियली जाएंगे अंडर 33 क्लॉज जिसमें ये सब रीडेवलपमेंट स्कीम्स मेंशन किए हैं। तो इंपॉर्टेंट इज 33.5 दैट इज फॉर म्हाडा। ओके, तो जो भी म्हाडा के प्लॉट है आपको मालूम होगा तो डीएन नगर में म्हाडा के प्लॉट है। अभी सेंट्रल लाइन में हम देखेंगे तो पंत नगर है, कन्नमवार नगर है, नायडू नगर है। तो ये जो सब म्हाडा कॉलोनीज है जो ओरिजिनल म्हाडा की जमीन है, जो लीज पे वो इमारतों को जो सोसाइटीज है उनको दी गई है और उसके ऊपर की जो बिल्डिंग है वो फ्री ओनरशिप पे जिसका कन्वेंस होता है और जमीन का लीज डॉक्यूमेंट होता है। अभी ये जो दिए हुए हैं दे आर बेसिकली ओरिजिनली फॉर वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप। तो ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी कैटेगरी को जो म्हाडा की स्कीम्स है उसको अभी हमको रीडेवलप करना है। तो एफएसआई कितना है, तो यदि आपका प्लॉट 4000 स्क्वायर मीटर तक है तो प्लॉट एरिया आपका 3 एफएसआई आपको प्लॉट एरिया पे मिल जाएगा। ओके, यदि आपका जो प्लॉट एरिया है जो 4000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो आपको 4 एफएसआई मिलेगा, मगर रोड विड्थ मिनिमम 18 मीटर होनी चाहिए। ओके, इसका एक छोटा टेबल हमने नीचे दे दिया है। जैसे लेस देन 4000 स्क्वायर मीटर प्लॉट एनी रोड विड्थ, ओके, और 18 मीटर के नीचे की रोड विड्थ है तो आपको 3 एफएसआई है। यदि प्लॉट एरिया 4000 मीटर के ऊपर है मगर रोड विड्थ 18 मीटर से कम है तो 3 एफएसआई है, और यदि प्लॉट एरिया 4000 मीटर से ज्यादा है और रोड विड्थ 18 मीटर से ज्यादा है तो आपको 4 एफएसआई मिल जाएगा। अभी इसमें जो रिहैब कंपोनेंट है मींस एग्जिस्टिंग लोगों को क्या इंसेंटिव है, उनको क्या मुनाफा हो जाएगा, तो इसमें क्लियर कट दिया है कि जो इंसेंटिव है या बेसिक एंटाइटलमेंट है दैट इज योर कारपेट एरिया प्लस 35%। तो क्या हो गया, समझो कोई ईडब्ल्यूएस या एलआईजी का 200 फुट का घर है तो अभी 200 फुट पे 35% आपको एंटाइटलमेंट मिल जाएगा, तो मोटा मोटी समझो 65 से 70 फुट मिलेगा। तो समझो हिसाब को 70 फुट लेंगे तो आपका हो गया 200 प्लस 70 270। पर यहाँ लिखा हुआ है दैट मिनिमम एंटाइटलमेंट विल बी 35 स्क्वायर मीटर दैट इज
376, तो इरिस्पेक्टिव 270 हो या 300 हो या 350 हो, मिनिमम एरिया उनको कितना मिलेगा? 376 स्क्वायर फीट। ओके, अभी एडिशनल एंटाइटलमेंट क्या मिलेगी? समझो आपका प्लॉट 2000 फुट है या 2500 फुट है। ओके, टिडबिट एरिया जो आपके प्लॉट के आजू बाजू में जो एरिया है, जो आपको लीज डॉक्यूमेंट में दिया नहीं है, मगर आप वो आजू बाजू में है इसलिए आप वापरते हैं, उसको टिडबिट एरिया बोलते हैं। वो टिडबिट एरिया और आपका प्लॉट एरिया, उसका टोटल समझो 2500 फुट है, तो आपको 3 ही एफएसआई मिलेगा और ये बेसिक एंटाइटलमेंट। मगर आप आपके जो बाजू का प्लॉट है उसको भी साथ में लेके, 2 प्लॉट साथ में आगे कॉम्बिनेशन में अमालगमेशन करके रीडेवलप करेंगे, तो आपका प्लॉट हो गया 5000 स्क्वायर फुट, 5000 स्क्वायर मीटर। तो क्या हो गया? 4000 स्क्वायर मीटर और 2 हेक्टर, ये तो 20,000 स्क्वायर मीटर जो प्लॉट एरिया है उनको एडिशनल 15% इंसेंटिव मिलेगा। ओके, और 2 हेक्टर टू 5 हेक्टर मीन्स 20,000 स्क्वायर मीटर से 50,000 स्क्वायर मीटर तक प्लॉट है तो 25%, और 10 हेक्टर से ऊपर प्लॉट है तो 45% ये आपको इंसेंटिव एडिशनल मिलेगा। मीन्स 376 प्लस ये एडिशनल इंसेंटिव। इसका मतलब है कि आप आजू बाजू के प्लॉट को साथ में लेके या आपके पीछे के प्लॉट को साथ में लेके करेंगे तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा। दूसरी चीज क्या होगी? आपको टिडबिट भी ज्यादा मिलेगा, प्लॉट एरिया ज्यादा होगा, जिससे आपकी प्लानिंग जो है वो आसान हो जाएगी। इसीलिए आप प्लॉट बड़ा करके करोगे, ज्यादा लोग साथ में आओगे और प्यार से रीडेवलपमेंट कोऑपरेशन से जाओगे तो आपको और मुनाफा मिलेगा। अब ये रीडेवलपमेंट में रिहैब बिल्टअप एरिया कैसा सर्टिफाई होता है? तो आपका जो बेसिक कारपेट एरिया विद बेसिक एंटाइटलमेंट प्लस आपको जो एडिशनल एंटाइटलमेंट जो टेबल ए में दिखाई है वो, अभी वो जो कारपेट एरिया आएगा उसके ऊपर 20% वॉल एरिया टू वर्क इट आउट बिल्टअप एरिया ऐड होगा, और वो जो आएगा इट विल बी कॉल्ड एज रिहैब बिल्टअप एरिया। अभी ये रिहैब पे जो फंजिबल मिलेगा इट विल बी फ्री ऑफ प्रीमियम कॉस्ट, मीन्स ये मुफ्त मिलेगा। इसके बाद डेवलपर को कितना एफएसआई मिलेगा? तो उसका एक गणित गवर्नमेंट ने बनाया है। जो आपका रिहैब कंपोनेंट है उसके ऊपर सम परसेंट इंसेंटिव फॉर डेवलपर जो बेच के उसके पैसे में, उसके मुनाफे में वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है। अभी इसके लिए क्या किया है कि उन्होंने गणित ऐसा बनाया है कि डेवलपर को इम्प्रपोर्शनेट प्रॉफिट नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि समझो जूहू में या कोई दूसरे अच्छे जहाँ महंगा एरिया है उसमें ये रीडेवलपमेंट स्कीम करेंगे तो उसमें सेलेबल एरिया ज्यादा है, तो बेचेगा तो उसको रेवेन्यू बहुत होगा, तो इम्प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट हो जाएगा। ये नहीं हुए, इसलिए एक बेसिक रेशो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ने ये बनाया है। ये बेसिक रेशो क्या है? एलआर डिवाइडेड बाय आरसी। एलआर इज लैंड रेट एज पर रेडी रेकनर एंड आरसी बोले तो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन एज पर रेडी रेकनर। आज अभी रेडी रेकनर का रेट है अंदाजा 2500 रुपया पर स्क्वायर फुट, और लैंड रेडी रेकनर क्या है? वो जो आपके जो लोकेशन है, जैसे कि समझो कन्नमवार नगर है तो उसमें 4,500 से 5,000 रुपया पर स्क्वायर फीट ये आपका रेडी रेकनर रेट वो सेंट्रल सबब में आ गया। तो लैंड रेट समझो 10,000 है या 10,500 है और कंस्ट्रक्शन रेट 2,500 है, तो आपका जो रेशो आएगा इधर इट विल बी 2 और लेस देन 2। ओके, अभी लेस देन 2 आता है, जैसे कि कन्नमवार नगर के आजू बाजू में वो रेट आता है विक्रोली के यहाँ। तो इफ the ratio is up to 2, then the developer will get 70% of incentive over and above your rehab component. तो rehab component समझो 10,000 स्क्वायर मीटर है तो 7,000 स्क्वायर मीटर ये डेवलपर को मिलेगा उसका इंसेंटिव। ओके, अभी जैसे मैंने बोला कि समझो 3 एफएसआई है और आपका प्लॉट एरिया समझो 3,000 स्क्वायर मीटर है, तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 एफएसआई तो 9,000 स्क्वायर मीटर आपका प्लॉट हो गया। अभी 9,000 में समझो
ये बेसिक जो रिहैब कंपोनेंट प्लस इंसेंटिव करके 7,000 है, तो 2,000 स्क्वायर मीटर का एफएसआई और बचता है। ये 2,000 स्क्वायर मीटर का एफएसआई अगेन म्हाडा और डेवलपर इसके बीच में शेयरिंग होता है। अगेन देयर जो बेसिक रेशो है, जैसे कि अप टू 2 है, तो 45% डेवलपर को मिलेगा, 55% म्हाडा को मिलेगा। मींस डेवलपर को जो बचने वाला 2,000 स्क्वायर मीटर है उसका 55% बांध के म्हाडा को दे देने का है। इफ द रेशियो इज बिटवीन 2 to 4, then developer will get 40% and म्हाडा will get 60%. ओके, ये एक गणित किया हुआ है। और हमने देखा कि ये जो शेयरिंग प्रिंसिपल है ये डेवलपर लोगों को फीजिबल नहीं होता है। इस वजह से ये नए नियम में वापस उसके पहले की जो स्कीम थी प्रीमियम एफएसआई की, तो प्रीमियम क्या है कि जो एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया है उससे जो ज्यादा एफएसआई मिल रहा है, जो 3 एफएसआई इज द अपर कैप, तो 3 एफएसआई का जो बिल्टअप एरिया लेस योर एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया, जो एरिया बचता है उसके ऊपर म्हाडा को अपने को प्रीमियम देना पड़ता है। अगेन वो जो एलआर और आरसी का रेशो है, वो रेशो के तहत समझो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बिल्डिंग है तो 40% ऑफ रेडी रेकनर रेट के हिसाब से आपको प्रीमियम भरना है। इफ इट इज फॉर एमआईजी इट इज 60% और एचआईजी है तो 80% की है। और रेशो समझो 2 से 4 है तो देयर विल बी डिफरेंट परसेंटेज एज पर टेबल। अभी ये जो परसेंटेज ऑफ प्रीमियम अपने को ये जो कॉस्ट भरनी पड़ रही है, तो आज 4-5 दिन पहले ही एक म्हाडा ने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट भेजा है कि ये जो अलग अलग प्रीमियम भरने पड़ रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस भरने पड़ रहे हैं, इसमें थोड़ी कटौती करो जिससे म्हाडा के प्रोजेक्ट फिजिबल हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमको सपोर्ट मिलेगा और ये जो प्रोजेक्ट है वो रीडेवलपमेंट में आगे आएंगे। क्योंकि म्हाडा अभी अप्रूविंग अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी हो चुकी है। इसके वजह से कोई कन्नमवार नगर या डीएन नगर का कोई प्रोजेक्ट है तो वो बीएमसी में अप्रूवल को नहीं जाएगा, इट विल गो टू म्हाडा फॉर इट्स ऑल अप्रूवल्स। इसके बाद अभी समझो 4,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर का प्लॉट है, तो इसमें 3 जो एफएसआई है वो पूरा सोसाइटी को, डेवलपर को मिल जाता है और ऊपर का एक एफएसआई है दैट इज शेयर्ड बिटवीन म्हाडा एंड डेवलपर एंड सोसाइटी। तो 2/3 एरिया म्हाडा को मिलता है और 1/3 एरिया जो है वो डेवलपर या सोसाइटी को मिलता है। और ये 2/3 म्हाडा को जो है वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट बांध के देना है। और म्हाडा ये जो फ्लैट्स मिलेंगे वो लोकेलिटी में जो भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल है, जिनको पीएपी बोला जाता है, ऐसे लोग जिनका घर ये रोड वाइंडिंग में चला गया है या मेट्रो में चला गया है या कोई रिजर्वेशन में चला गया है, तो वो जो अफेक्टेड लोग हैं उनको म्हाडा ये घर जो मिलते हैं वो दे दे। तो मोटा मोटी ये गणित है और ये गणित बाकी भी बहुत सारी रीडेवलपमेंट स्कीम को कॉमन है। सो व्हाट इज ए your plot area multiplied by 3 FSI or permissible FSI, okay, minus B is what your rehab component plus incentive which is given to developer as per table, okay। तो A minus B जो C जो बच जाता है, जो मैंने हिसाब में बोला 2,000 स्क्वायर मीटर, again that will be shared between developer and म्हाडा as per table C. Either it will be shared up to plot having area of 4,000 स्क्वायर मीटर और वो प्रीमियम दे सकते हैं, मगर 4,000 मीटर के ऊपर प्लॉट है तो वो शेयरिंग प्रिंसिपल पे ही जाना पड़ेगा। द सेकंड स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर 33/7 स्कीम विच इज फॉर सेस्ड बिल्डिंग ओल्ड, जो हम बोलेंगे कि गिरगांव, दादर, माटुंगा, लालबाग, इसमें जो पुरानी पुरानी चाल है मोटा मोटी, ये इनके लिए ये स्कीम है। Now 33/7 is not for suburbs, is only for Mumbai Island City। और ये सेस्ड टेनेंटेड बिल्डिंग, ओनर ऑक्यूपाइड टेनेंटेड बिल्डिंग जो पागड़ी पे चलती है, जो भाड़ा है, ओके, वो सिस्टम पे जो इमारतें है इनको ये 33/7 नियम लागू हो जाएंगे। अभी इसमें क्या है कि ये जो सेस्ड टेनेंटेड बिल्डिंग्स है दे शुड बी इन एग्जिस्टेंस प्रायर टू 30 जून 1969। इसके पहले ये
इमारत ऑक्यूपाइड है तो ही ये सेस्ट इनको ये 33(7) लागू हो जाएगा। 33(7) के बाद की जो कोई बिल्डिंग है तो उनको वो लागू नहीं होता। अभी ये सेस्ट बिल्डिंग क्या है? आपको मालूम है जो टेनेंट होते थे पागड़ी सिस्टम पे, उनको 40-50 रुपया 20 रुपया भाड़ा रहता था। उसके बाद में रेंट कंट्रोल एक्ट आ गया और ये सब टेनेंट जो है वो प्रोटेक्टेड हो गए। ये तभी एविक्ट हो सकते हैं जब भी ओनर कोर्ट में जाके वो टेनेंट के खिलाफ केस जीतता है कि ओनर को वो टेनेंटेड प्रीमाइसेस की जरूरत है मगर टेनेंट को जरूरत नहीं है। टेनेंट के और भी कोई अलग घर है या वो पैसे वाला है और उसको ये कोई टेनेंट या प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसे जो प्रोटेक्टेड टेनेंट्स है और कोर्ट में कोई केस नहीं हुई है तो ऐसे जो टेनेंट है तो वो टाइम क्या हो गया, प्रोटेक्शन मिलने के बाद वो बिल्डिंग रिपेयर नहीं हो पाई क्योंकि डेवलपर बोलेगा कि 30 रुपए में मैं कहाँ से मेरा पैसा डाल के ये बिल्डिंग रिपेयर करूंगा। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग थे वो भी पैसा नहीं निकाले तो बिल्डिंग डिलैपिडेटेड हो गई। तो माड़ा की जो सब्सिडरी है रिपेयर बोर्ड, तो वो रिपेयर बोर्ड ने वो बिल्डिंग टेक ओवर करके वो रिपेयर कर दी और वो रिपेयर होने के बाद वो जो खर्चा किया है वो रिपेयर सेल्स के अगेंस्ट वो रिकवर कर दिया। ठीक है, तो जो बिल्डिंग माड़ा ने रिपेयर की है और उसका रिपेयर सेस इनको चालू है, दोज बिल्डिंग्स आर कॉल्ड एज सेस्ड बिल्डिंग। तो वही बिल्डिंग को माड़ा एडिशनल एफएसआई देती है और एनओसी देती है। एनओसी के साथ साथ में वो एफएसआई सर्टिफाई करती है। अभी इसमें एफएसआई कितना मिलता है? इसमें एफएसआई जो आपका प्लॉट एरिया है मल्टीप्लाइड बाय 3 एफएसआई और योर रिहैब कंपोनेंट प्लस इंसेंटिव। ओके, अभी रिहैब कंपोनेंट कैसा होगा? तो वहां मिनिमम 300 स्क्वायर फीट ये एंटाइटलमेंट दे दी है। यदि किसी का 50 फुट का छोटा कोने का खोली भी है, संडास के बाजू में है, स्टेयरकेस के नीचे में आजू बाजू में कहीं है, तो उसको भी 300 फुट मिल जाएगा। या किसी का 100 फुट का एक खोली है या 100 फुट के उनका लिविंग रूम और किचन मिला के 200 फुट है, तो उनको भी ये 300 फुट मिल जाएगा। इन एडिशन टू दैट उनको फंजिबल एफएसआई भी मिल जाएगा। ओके, अभी ये जो मिनिमम एरिया 300 मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा एरिया 1292 स्क्वायर फीट ये मिल सकता है। अभी इंसेंटिव कितना मिलेगा? तो इफ इट इज इंडिविजुअल प्लॉट तो इनको इंसेंटिव मिलेगा 50%। ओके, और अभी ये मुंबई डीसीपीआर में 5% एडिशनल इंसेंटिव दे दिया है जिसके वजह से क्या होगा कि प्रोजेक्ट थोड़ा और फिजिबल हो जाएगा। ओके, ये फिजिबल होने के वजह से ये प्रोजेक्ट में ज्यादा लोग जो है वो जुड़ जाएंगे। अभी समझो दो आजू बाजू में प्लॉट है या दो आजू बाजू की चॉल है, सेपरेट सेपरेट प्लॉट, सेपरेट ओनरशिप, या एक ही ओनर के अलग अलग प्लॉट्स है और वो साथ में आएंगे तो 60% इंसेंटिव है और 8% एडिशनल इंसेंटिव। यदि 6 और उससे ज्यादा प्लॉट साथ में आएंगे तो इंसेंटिव ऑन बेसिक एफएसआई जो ऑन रिहैब कंपोनेंट है वो 70% और एडिशनल इंसेंटिव टू रिहैब कंपोनेंट 15% मिल जाएगा। अब ये रिहैब कंपोनेंट कैसे वर्किंग किया जाता है? तो आपका जो एग्जिस्टिंग कारपेट है, ओके, वो एरिया प्लस कॉमन एरिया प्रोपोर्शनेटली वो डिवाइड होता है। कॉमन एरिया बोले तो क्या, आप देखेंगे कि गिरगांव में वगैरह जो पुरानी चॉल है तो देवर ए टिपिकल प्लान। फ्रंट में वो स्टेयरकेस होती थी, बाद में एक लंबा चौड़ा पैसेज होता था और पैसेज को एक तो एक साइड या दोनों साइड, जैसे बीडीडी चॉल है नायगांव या वर्ली में, तो उनको बहुत बड़ा 8-8 फुट का बीच में पैसेज है और दोनों साइड में रूम्स है। तो वो पैसेज और एक साइड में उनको टॉयलेट ब्लॉक रहता था, मींस वॉशिंग एरिया प्लस डब्ल्यूसी एरिया। तो ये जो कॉमन एरिया आता है वो भी उनका एग्जिस्टिंग एरिया में ऐड होता है। और यदि समझो चॉल टाइप नहीं है और ये दादर में हम देखेंगे हिंदू कॉलोनी में पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है या दादर में और या लालबाग में या अंबेडकर रोड पे लोअर परेल में बिल्डिंग्स है, उनको बालकनीज भी है खुद, मींस लिविंग रूम को बालकनी है या बाजू के रूम को बालकनी है, तो वो बालकनी एरिया भी ऐड होगा और उसकी टोटल करके उसके ऊपर जो बिल्टअप एरिया बनाते हैं तो कारपेट एरिया प्लस 20% ऑफ
wall area to arrive to a built up area. That will give you a प्योर रिहैब कंपोनेंट. अभी ये रिहैब कंपोनेंट पे जो 50 या 60% इंसेंटिव है वो मिलेगा. तभी अपने को पता चलेगा प्लॉट एरिया मल्टीप्लाइड बाय 3% और रिहैब एरिया प्लस इंसेंटिव विच एवर इज मोर, तो उनमें जो ज्यादा आएगा वो आपको बेनिफिट मिलेगा. जनरली दादर में जो बिल्डिंग्स है, माटुंगा में जो बिल्डिंग्स है, वो बेसिकली प्लॉट एरिया 3 के हिसाब पे मोटा मोटी जाती है. मगर आप देखेंगे लैमिंगटन रोड पे, तो लैमिंगटन रोड पे चिपक के 4-4, 5-5 माले की चौल है, जिसमें हार्डली 3-3.5 फुट की जो हाउस गली है, सर्विस गली जिससे ड्रेनेज लाइन जाती है, गटर लाइन जाती है, तो उसमें हमने देखा तो 3-3 FSI ऑलरेडी कंज्यूम्ड है. तो अभी ऑलरेडी कंज्यूम्ड 3 FSI को रीडेवलप करने को प्लॉट एरिया मल्टीप्लाइड बाय 3 FSI कैसा पूरा पड़ेगा? पूरा पड़ेगा नहीं. तो डेवलपर बांधेगा क्या, बेचेगा क्या? इसीलिए वहां क्या होता है, वो 3 FSI प्लस 50 या 60% इंसेंटिव, इफ वी कंसिडर 50%, तो 3 प्लस 50%, तो उनका FSI तकरीबन 4.5 तक जाता है. ओके, तो ही वो प्रोजेक्ट जो है वो फीजिबल होता है. सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. अभी ये जो टेनेंटेड बिल्डिंग्स है, इसके रीडेवलप करने के लिए 51% टेनेंट की कंसेंट जरूरी है. अभी 51% होने के बावजूद कुछ टेनेंट परेशान कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो म्हाडा लीगल एक्शन लेके वो टेनेंट को एविक्ट कर सकती है, जिससे 2-4 मुट्ठी भर लोग निगेटिविटी फैलाकर ये रीडेवलपमेंट को परेशान नहीं करे, रीडेवलपमेंट जो स्कीम है उसको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे. इस वजह से एक कायदा है कि 51% कंसेंट होने के बाद ये सक्सेसफुली रीडेवलपमेंट आगे जाएगा. पहले ये 70% था, मगर इसके पहले की जो फडणवीस सरकार थी उन्होंने ये 51% पे कंसेंट लाके दे दिया. ओके, अभी इन केस समझो कोई 69 के पहले की सब बिल्डिंग्स है टेनेंटेड सेज बिल्डिंग, और वही बिल्डिंग में समझो ओनर ने बाद में 69 के बाद में थोड़ा आगे 10-15 साल में कोई एक छोटा सा स्ट्रक्चर हॉल खुद के लिए या टेनेंटेड के लिए बांधा है, तो वो जो टेनेंटेड नहीं है, सेज नहीं है, ऐसा समझो स्ट्रक्चर वही प्लॉट में होगा, और उसका लैंड कंपोनेंट मींस जो बिल्टअप एरिया वो नॉन सेज स्ट्रक्चर का होगा, उसका प्रोपोर्शनेटली लैंड कंपोनेंट हम निकालेंगे, और इफ इट इज विद इन 25% ऑफ टोटल प्लॉट एरिया, तो दोनों नॉन सेस्ट और सेस्ट स्ट्रक्चर मिला के वो प्रोजेक्ट ये 3 FSI या रिहा प्लस 50% FSI के गणित पे आगे जाएगा. यदि समझो नॉन सेस्ट कंपोनेंट 25% से ज्यादा है, तो जो 25% के ऊपर का एरिया है दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट प्लॉट एरिया, और उसका लैंड कंपोनेंट निकाल के जो अंडर क्लॉज 30 टेबल नंबर 12 के हिसाब से जो हमको परमिसिबल FSI मिलता है, वो लैंड कंपोनेंट का वो परमिसिबल FSI निकाल देने का, सेस्ट कंपोनेंट प्लस 25% उसका 3 या रिहा प्लस 50% करने का, और उसका टोटल करके जो टोटल आएगा दैट विल बी योर परमिसिबल FSI और परमिसिबल मैक्सिमम बिल्टअप एरिया. थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है. आज के सेमिनार में मैं कॉमन लोगों को ये सब थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. तो बहुत सारी चीजें हैं कि ये होगा तो ऐसा होगा, वो होगा तो वैसा होगा, ये सब मैं ये नॉन टेक्निकल सेमिनार में मैं समझा नहीं पाऊंगा. तो दिस इज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड कि आपको थोड़ा आसान करके ये मैं समझा रहा हूँ. अभी इसके बाद की जो स्कीम है दैट इज 33(7)(a. वो कौन सी स्कीम है? तो वो है जो ऑथराइज डिलैपिडेटेड टेनेंटेड बिल्डिंग इन सबर्ब एंड डिलैपिडेटेड नॉन सेस्ट टेनेंटेड. जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सेस्ट के साथ समझो 25% में नॉन सेस्ट कंपोनेंट है, तो वो साथ साथ में निकल जाएंगे. मगर कोई इमारत 69 के बाद की है, ओके, टेनेंटेड, जैसे दादर में बहुत सारी कुछ इमारतें हैं और सबब में भी बहुत सारी टेनेंटेड इमारतें हैं जो डिलैपिडेटेड है, ऑथराइज्ड है, ओके, तो वो इमारत जो अपने को डेवलप करनी है, तो 33(7)(a मींस ऑथराइज्ड डिलैपिडेटेड
tenanted buildings in suburb and dilapidated non-ses tenanted buildings in island city. ओके, इसके लिए 33(7)(a) अपने को मंजूर होता है। इसमें भी वही एफएसआई का गणित है, रिहैब एरिया प्लस इंसेंटिव और परमिसिबल एफएसआई ऑन प्लॉट एज पर टेबल 12 अंडर रेगुलेशन 30A(1), जो मैंने आपको बताया कि समझो नॉन से स्ट्रक्चर तुम्हारा इधर सिटी में है या सबब में है, तो ये टेबल के अनुसार जो आपको एफएसआई मिलेगा या रिहैब प्लस 50% विच एवर इज मोर, उस हिसाब से हमको ये जाना है। जनरली सबब में है तो वो 2 से 2.5 तक ही जाता है, क्योंकि सबब में मोटा मोटी वो विद इन एफएसआई नहीं वो बिल्डिंग बांधी है। ये जो लैमिंगटन रोड जैसा केस सबब में बहुत एक्सेप्शनल है, इसीलिए ये जो टेबल नंबर 12 के हिसाब से मोस्टली एफएसआई अपने को मिल जाता है। अभी इसमें भी ईच टेनेंट वो भले 100 स्क्वायर फुट ऑक्यूपाई करता हो या 200 फुट करता हो, उसको मिनिमम 300 मिलेगा और मैक्सिमम 1292 स्क्वायर फीट मिलेगा। और जो नॉन रेसिडेंशियल ऑक्यूपायर है उसको जितना एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया है उतना एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया मिल जाएगा, प्लस जो 35% बिल्टअप एरिया पे फंजिबल है वो भी मिलेगा। ओके, अभी इंसेंटिव क्या मिलता है? अभी समझो सिंगल प्लॉट है तो इंसेंटिव 50% मिलेगा और एडिशनल इंसेंटिव टू रिहैब मेंबर 5%। यदि 2 से 5 प्लॉट साथ में आके कोई अमालगमेट करके बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तो इंसेंटिव जो है रिहैब एरिया पे जो एग्जिस्टिंग प्लस जो इंसेंटिव 50% है वो ये केस में 60% मिलेगा और 8% एडिशनल रिहैब जो परसेंट है वो मेंबर को मिलेगा। सेम थिंग 6 और मोर 70% एंड 50%। अभी फॉर पर्पस ऑफ रिहैब कैलकुलेशन इसमें एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया प्लस बालकनी एरिया सब्जेक्ट टू मिनिमम 300 स्क्वायर फीट, ये टोटल मिला के भी 300 से कम हो गया, फिर भी मिनिमम सर्टिफाइड एरिया विल बी 300 स्क्वायर फीट प्लस 20% टुवर्ड्स ऑल एरिया टू वर्क इट आउट रेशो फ्रॉम कारपेट टू बिल्टअप। अभी इसके ऊपर जो फंजिबल मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ प्रीमियम रहेगा। इसमें भी मिनिमम कंसेंट 51% है, मगर एक कंडीशन है जिसमें नो टेनेंसी विल बी क्रिएटेड आफ्टर 13/6/1996। तो 96 के बाद में कोई नई टेनेंसी क्रिएट होगी तो वो जो है आप उसको घर दे सकते हो, मगर वो सेल एरिया से दे सकते हैं, वो एरिया सर्टिफाई नहीं हो जाएगा। रिहैब एरिया का जो सर्टिफिकेशन है वो इसमें नहीं होता है। और ये जो टेनेंट की लिस्ट है वो MCGM मींस मुंबई कॉर्पोरेशन ही सर्वे करके और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चेक करके सर्टिफाई करती है। अभी ये 33(7)(b for residential housing societies. Now this scheme is for housing societies in suburbs and housing societies into island city which are 30 years old, excluding buildings covered under 33(7) and 33(7)(a. means tenanted building इसमें आएगी नहीं, जो ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स है, ओके, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेनली है, ये सब बिल्डिंग जो है वो 33(7)(b) में हमको रीडेवलप करनी है। इसमें भी वही गणित है, एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया प्लस इंसेंटिव और परमिसिबल एफएसआई एज पर टेबल 12। वही हो गया कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑथराइजली ज्यादा ऑक्यूपाइड नहीं है तो वो 2 से लेके 2.5 तक जो रेंज हमने देखा 9 मीटर से लेके 27 मीटर प्लस रोड पे जो है वही एफएसआई अपने को मिलेगा। सो अपर कैप बढ़ेगी नहीं, मगर विद इन दैट कैप ये और एक इंसेंटिव मिला है। व्हाट इज दैट इंसेंटिव? 15% इंसेंटिव ऑन एग्जिस्टिंग ऑथराइज्ड बिल्टअप एरिया और 10 स्क्वायर मीटर पर एग्जिस्टिंग रेसिडेंशियल टेनामेंट। अभी एक हिसाब के लिए 10,000 स्क्वायर फुट की कोई इमारत है तो उसके ऊपर 15% एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा, नॉट ओवर एंड अबव योर एफएसआई कैप बट विद इन एफएसआई कैप। तो 10,000 पे 15% बोले तो 1,500 स्क्वायर फीट, मगर इसमें समझो 20 फ्लैट है, ओके, 500 फुट के समझ लो, तो समझो 20 फ्लैट है तो एवरी फ्लैट विल गेट
10 square meter means approximately say 100 square feet. तो क्या होगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 200 फुट होगा. तो विच एवर इज मोर तो 200 नहीं सॉरी 2000 100 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाय 20 टेनामेंट्स तो 2000 स्क्वायर फुट. तो 1500 15% का इंसेंटिव या 2000 10 स्क्वायर मीटर पर मेंबर का इंसेंटिव. तो 2000 ज्यादा है तो हम 10 स्क्वायर मीटर पर एग्जिस्टिंग रेसिडेंशियल टेनामेंट उसके ऊपर जाएंगे. तो इसका एक ही बेनिफिट है, ये जो समझो 2000 स्क्वायर फीट का इंसेंटिव मिला है तो उतना आपको टीडीआर जो है मार्केट से कम खरीदना पड़ेगा. सो देयर विल बी सेविंग इन परचेस ऑफ टीडीआर. तो एवरी मनी सेव्ड इज मनी अर्नड. समझ में आ गया. ये जो इंसेंटिव 33(7)(b) में दिया है, इट इज नॉट ओवर एंड अबव योर एफएसआई परमिसेबल एफएसआई लिमिट, बट इट इज यूज्ड टू बी विद इन द लिमिट, जिससे ये फ्री आपको मिलेगा, उतना टीडीआर कम खरीदना पड़ेगा. अभी ये जो स्कीम है 33(7)(b, ये 33(7) और 33(7)(b ये दो स्कीम साथ में हम मिला के कर सकते हैं. ओके, कोई ऐसी सोसाइटी है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है पार्ला में जहां टेनेंट्स भी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, और वो 96 के बाद कोई टेनेंसी नहीं है, मगर वो 69 के बाद की वगैरह बिल्डिंग है. तो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 33(7)(b का इंसेंटिव मिल सकता है, और टेनेंट है तो हम 33(7)(a से वो टेनेंट का इंसेंटिव लेके उसका कॉम्बिनेशन करके ये प्रोजेक्ट हम ज्यादा आसान करके ले सकते हैं. However, 33(7)(b scheme will not be combined with any other redevelopment scheme like 33(5), 33(7), 33(8), 9, 9A जो भी आगे लिखा है. तो 33(7)(b खाली 33(7)(a के साथ ही ऐड हो सकती है, और जो एग्जिस्टिंग एरिया पे जो फंजिबल मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सेल का फंजिबल चार्जेबल होगा. अभी 33(9) जो है ये क्लस्टर रीडेवलपमेंट स्कीम है. तो इसके लिए जो प्लॉट एरिया इन हाईलैंड सिटी शुड बी मिनिमम 4000 स्क्वायर मीटर और सबब शुड बी मिनिमम 6000 स्क्वायर मीटर, और उसको 18 मीटर वाइड रोड होना चाहिए. अभी समझो आप सेल्फ रीडेवलपमेंट जाते हो और क्लस्टर रीडेवलपमेंट करते हो तो इसमें रोड विड्थ में डिस्काउंट किया हुआ है, 12 मीटर के रोड पे वगैरह आप क्लस्टर कर सकते हैं. अभी ये जो क्लस्टर है ये सिटी में भी होता है, सबब में भी होता है. तो अभी सिटी में होगा तो इसमें सेस्ड बिल्डिंग, नॉन सेस्ड बिल्डिंग जो 30 वर्ष पुरानी है ये कंबाइन हो सकती है, और साथ साथ में स्लम भी 50% टोटल बिल्टअप तक स्लम एरिया भी उसमें ऐड हो सकता है. मीन सेस्ड, नॉन सेस्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई स्लम भी हो जावे तो भी 50% एरिया तक स्लम कैन बी अकोमोडेटेड. इसका जो एफएसआई का गणित है, इसमें 4 एफएसआई मिलता है और योर रिहैब कंपोनेंट प्लस इंसेंटिव विच एवर इज मोर. अभी इसमें भी मिनिमम एंटाइटलमेंट ये एग्जिस्टिंग टेनामेंट को 300 स्क्वायर फीट और मैक्सिमम 1076 दैट इज 100 स्क्वायर मीटर, और इससे एडिशनल एंटाइटलमेंट भी मिलती है. या आपका प्लॉट 1 हेक्टर मीन्स 10,000 स्क्वायर मीटर या 20,000 स्क्वायर मीटर के बीच का है तो आपको 15% एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा टू सर्टिफाई योर रिहैब बिल्टअप एरिया. और बाकी जैसे दिया जितना आपका प्लॉट बड़ा हो जाएगा आपको और इंसेंटिव बेसिक एरिया पे मिल जाएगा. तो बेसिक कारपेट एरिया प्लस एडिशनल एंटाइटलमेंट प्लस 20% वॉल एरिया दैट विल बी योर रिहैब बिल्टअप एरिया प्लस फ्री फंजिबल एरिया मिल जाएगा. अब ये रिहैब बिल्टअप एरिया है, इसके ऊपर डेवलपर को कितना मिलेगा इंसेंटिव. नाउ द सेम कैलकुलेशन जो म्हाडा में दिया हुआ है, जो बेसिक रेशो है, बेसिक रेशो इज इक्वल टू LR डिवाइडेड बाय RC, दैट इज लैंड रेट डिवाइडेड बाय कंस्ट्रक्शन रेट एज पर रेडी रेकनर. तो इसमें दे दिया गया है कि इंसेंटिव डेवलपर को कितना मिलेगा. अभी हम सबसे नीचे के रो में आएंगे टेबल बी में. इफ द रेशो इज 2, जैसे कि कंदमार नगर में हम क्लस्टर कर रहे हैं, तो इंसेंटिव डेवलपर को रिहैब एरिया पे मिलेगा 85%
और जब भी प्लॉट एरिया उसका 0.4 हेक्टर से 1 हेक्टर मीन 4000 स्क्वायर मीटर से 10,000 स्क्वायर मीटर तक समझो है, तो दो रेशो है समझो कंदमवार नगर, तो सबसे नीचे लिखा है देखो 85%। यदि प्लॉट एरिया 10,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है और 50,000 स्क्वायर मीटर तक है, तो रिहैब कंपोनेंट पे इंसेंटिव डेवलपर को मिलेगा 90%। यदि अबाउ 6 मीन्स जुहू वगैरह एकदम जबरदस्त अच्छे एरिया में है, तो जो फर्स्ट रो है अबाउ 6 दैट विल बी देयर। मगर जुहू में थोड़ा क्लस्टर होना डिफिकल्ट दिखता है। सिटी में एकमेव सक्सेसफुल क्लस्टर चालू है, दैट इज भिंडी बाजार का क्लस्टर, जो मोहम्मद अली रोड पे आता है, एंड वी आर वन ऑफ द डोमेन कंसल्टेंट फॉर देम। हमने टेक्निकल इश्यूज में SBUT जो सैफी बुरानी अप्लीमेंट ट्रस्ट है उनको हमने गाइडेंस दिया है, तो दैट इज गोइंग ऑन वेरी प्रोफेशनली डन, ये जो क्लस्टर प्रोजेक्ट है। ओके, अभी समझो ये जो रिहैब कंपोनेंट और इंसेंटिव इसका टोटल करने के बाद जो 4 FSI आउटर लिमिट है उससे ये माइनस करेंगे, जो बेसिक आपका रिहैब है प्लस इंसेंटिव, इसकी टोटल जो है वो प्योर परमिसिबल बिल्टअप में से माइनस करेंगे, तो बचा हुआ एरिया वापस जैसे म्हाडा के स्कीम में है, इट विल बी शेयर्ड बिटवीन डेवलपर एंड म्हाडा डिपेंडिंग ऑन दैट LRRC रेशो। ओके, दैट इज सेम एज म्हाडा। तो लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि 4 FSI जो क्लस्टर को मिलता है वो सब अपने को ही मिलेगा, सोसाइटी और डेवलपर को, तो वो वैसा नहीं है। आपको देने के बाद, डेवलपर को इंसेंटिव मिलने के बाद जो C बचेगा, ओके, दैट विल बी शेयर्ड बिटवीन डेवलपर एंड म्हाडा। नाउ द लास्ट रीडेवलपमेंट स्कीम दैट इज 3310 फॉर SRA। ओके, अभी जो SRA है वो स्कीम में ये जो रिहेबिलिटेशन एरिया है इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड, वो स्लम हैज टू बी डिक्लेयर्ड एज नोटिफाइड अंडर स्लम एक्ट। तो जो स्लम नोटिफाइड है और जो स्लम डेवलपर के पास फोटो पास है, दे विल ओनली बी सर्टिफाइड एज नोटिफाइड स्लम एंड नोटिफाइड स्लम डेवलपर। अभी जो झोपड़ी के पास, झोपड़पट्टी धारक के पास ये फोटो पास नहीं है, उसका स्लम सर्टिफाई नहीं होगा, तो उसको जो जगह देनी पड़ेगी वो डेवलपर को उसके इंसेंटिव एरिया में से देनी पड़ेगी। और वहां भी जो FSI है सेम लाइक क्लस्टर 4 FSI और रिहैब प्लस 50% या वॉट एवर इंसेंटिव दैट इज एज पर योर प्लॉट एरिया, तो वो तो बढ़ता जाएगा। ईच रेसिडेंशियल टेनामेंट विल गेट 300 स्क्वायर फीट कारपेट, और नॉन रेसिडेंशियल जैसा कोई दुकान का गाला वाला है तो उसको 225 स्क्वायर फीट मिलेगा। ओके, अभी स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम हैज बिकम अ कॉम्पिटेंट अप्रूविंग अथॉरिटी। जैसे म्हाडा अभी हो गई है, स्लम तो बहुत पहले से हो गई है, म्हाडा अभी हो गई है, तो जो भी स्लम रीडेवलपमेंट के अप्रूवल्स है ये कोई कॉर्पोरेशन में, BMC में अप्रूवल को नहीं जाते, SRA में अप्रूवल को जाते। ओके, और उसकी डेंसिटी जो है वो 650 टेनामेंट पर हेक्टर उस हिसाब से वो की जाती है, और जहां डेंसिटी इससे भी ज्यादा है वहां कुछ कुछ ओपन स्पेस में वगैरह बाकी जगह पे कंसेशन दिया जाता है। अभी बेसिक रेशो LR डिवाइडेड बाय RC, सेम थिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और बाजू में भी जो टेबल है इंसेंटिव एज पर स्कीम जिसमें रेशो 2 है और प्लॉट एरिया अप टू 0.4 हेक्टर मीन 4000 मीटर स्क्वायर मीटर तक है, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा डेवलपर को ऑन रिहैब सर्टिफाइड SRA एरिया 110%, 1.1 मीन्स 110%। यदि नीचे से 2 रो सेकंड रो देखेंगे, जो रेशो 2:4 है, इसमें जितना रिहैब कंपोनेंट है उनका 1 रेशो दैट इज 100% सर्टिफाई हो जाएगा। सो दिस इज द इंसेंटिव व्हाट डेवलपर विल गेट इट। ओके, नाउ इसके ऊपर जो FSI मिलता है और इफ आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे तो वो आपको TDR के हैसियत से मार्केट में बेचा जा सकता है, जिसको स्लम TDR बोलते हैं। ओके, और जैसे ये SRA की स्कीम है, इसमें ये स्लम एरिया में बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स है, दे आर अंडर स्लम, तो इसमें सिविक एम्यूनिटीज नहीं है, तो गवर्नमेंट अंडर SRA एक्ट
और ये रूल 3310 में ये जो आंगनवाड़ी है, हेल्थ सेंटर है, आउटपोस्ट कम्युनिटी हॉल है, जिम्नाशियम, फिटनेस सेंटर है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, वुमन एंटरशिप सेंटर, युवा केंद्र, समाज मंदिर, सोसाइटी ऑफिस, कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर, तो जैसी रिक्वायरमेंट है और जैसे नियम है उस हिसाब से ये एडिशनल एरिया आपको फ्री ऑफ एफएसआई अलाउड है, सर्टिफाइड है टू प्रपोज इट, एंड इट इज कंपल्सरी टू प्रपोज दोज सिविक एमिनिटीज. ओके, तो ये उसमें करना पड़ता है. कभी कभी जैसे मैंने बोला कुर्ला विद्या विहार, वहां समझो एसआरए है, घाटकोपर में एसआरए है, वहाँ कुर्ला में वेस्ट में एसआरए है, तो फनल में सिविल एविएशन जोन में आने के कारण वो बिल्डिंग ऊंची डेवलप नहीं हो सकती, तो एफएसआई बच जाता है. तो अगेन यू कैन सेल दैट एज टीडीआर. तो एक ये ओवरव्यू टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं कि कॉलम्स जो है वो फर्स्ट इज 33.5, सेकंड इज 33.7, 33.7A, 33.7B, 33.9 और 10. और एफएसआई कितना मिलेगा? तो 33.5 में आपको बेसिक 4000 तक स्क्वायर मीटर तक प्लॉट है तो 3 एफएसआई है. 4000 स्क्वायर मीटर के ऊपर है तो 4 एफएसआई है, विच 3 एफएसआई सोसाइटी डेवलपर को मिलेगा. एक एफएसआई विल बी शेयर्ड बिटवीन 2/3 एंड 1/3, 2/3 माड़ा, 1/3 सोसाइटी डेवलपर, और मिनिमम एंटाइटलमेंट 376 प्लस फंजिबल. अभी 33.7 में एफएसआई इज 3 ऑन प्लॉट एरिया और रिहैब कंपोनेंट प्लस इंसेंटिव विच इज 50%, 60%, 70% depending on how many plots come together. Okay, and the minimum entitlement is 300 square feet, जिसमें आपका कारपेट एरिया प्लस कॉमन एरिया प्लस बालकनी एरिया, ओके, प्लस 20% बिल्टअप एरिया के लिए वो रिहैब कंपोनेंट सर्टिफाई होगा. नाउ 33.7A, those are tenanted non-cessed buildings in suburb as well as in city, तो रिहैब एरिया प्लस इंसेंटिव, or as FSI table under clause 30, table 12, and existing or 300, whichever is more. ये आपको मिल जाएगा बेसिक एंटाइटलमेंट. देन 33.7B जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो सिटी में है, सबब में है, और 33.7 और 33.7A में जो कवर नहीं होती उनको सेम प्रिंसिपल रिहैब प्लस इंसेंटिव और as per the FSI table, and existing carpet area उसको कोई इंसेंटिव रिहैब को नहीं है, और उनको 33.7B में 15% ऑन योर अप्रूव्ड बिल्टअप एरिया या 10% 10 स्क्वायर मीटर पर टेनेंट ऑन रेसिडेंशियल टेनामेंट, ये आपको इंसेंटिव मिलेगा विच विल बी विद इन योर एफएसआई कैप. हाउएवर देयर विल बी सेविंग ऑफ दैट मच एरिया ऑफ परचेस ऑफ टीडीआर, तो आपका खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा. ये बोनस 33.7B में दिए. अभी क्लस्टर और स्लम दोनों में 4 एफएसआई है, एफएसआई भी दोनों में सेम है और दोनों में भी 30 स्क्वायर मीटर मिनिमम एंटाइटलमेंट है. सो दिस इज अ बाय एंड लार्ज टेबल ऑफ वेरियस रीडेवलपमेंट स्कीम्स. सो थैंक यू वेरी मच. अभी मैं चाहूंगा कि मेरा जो डिटेल्स है वो मैं थोड़ा शेयर करता हूँ. मेरा जो नाम है आर्किटेक्ट मुकुंद गोडबोले. आई एम पार्टनर इनटू आर्किटेक्ट एंड पीएमसी फर्म कॉल्ड गोडबोले मुकादम एंड एसोसिएट. मेरे पार्टनर है आर्किटेक्ट जितेंद्र मुकादम, मेरे क्लासमेट्स है. सो लास्ट 29 years वी आर इनटू दिस प्रोफेशन ऑफ आर्किटेक्ट एंड पीएमसी. हर तरह के रीडेवलपमेंट के स्कीम करते हैं. वी आर एक्सपर्ट इनटू सेल्फ रीडेवलपमेंट ऑल्सो. हमारी वेबसाइट है www.godbolemukadam.com, क्योंकि गोडबोले मुकादम एंड एसोसिएट्स ये हमारा कंपनी का नाम है, और वही नाम से हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल है. मेरा ईमेल आईडी है mukund @godbolemukadam.com, और मेरा मोबाइल नंबर है 9322272016. I repeat once again 9322272016. मैं MSWO को भी आज का ये प्रेजेंटेशन
शेयर करूंगा। एट द सेम टाइम मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप रिक्वेस्ट मैसेज डाल दो तो भी ये पीडी आपको ये पीपीटी में शेयर करूंगा। वंस अगेन थैंक्स टू प्रभु सर, जिनके लीडरशिप में बहुत सारे अच्छे अच्छे नियम बन चुके हैं। कोई सेल्फ रीडेवलपमेंट भी अभी जो 13 सितंबर को नियम आए थे उसकी कार्यवाही अभी तक हुई नहीं है, तो उनके लीडरशिप के अंडर, भारती सर के लीडरशिप के अंडर और सुनील शर्मा जी, जिनको जो भी हम डिसीजन लेते हैं, वी आर इन अ कोर कमिटी, जो भी डिसीजन लेते हैं उसको पब्लिसिटी शर्मा जी करते हैं। तो इनको मैं धन्यवाद देता हूं। और आज गए ऑलमोस्ट 3 महीने ये जो ज्ञान बांटने का, नॉलेज शेयरिंग का काम कर रहे हैं, उसके लिए मेरा सैल्यूट। थैंक यू। ओवर टू पार्थी शर्मा जी। थैंक यू मुकुंद जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक आपका यू। एज यूजुअल क्रिस्प और प्रिसाइज प्रेजेंटेशन था आपका, और एक कॉमन मेंबर या एक कॉमन आदमी को समझने के हिसाब से आपने प्रेजेंटेशन दिया। थोड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं और मेरे पास भी थोड़े क्वेश्चंस है, वो हम लोग थोड़ी देर के बाद में लेंगे। अभी मैं सुनील शर्मा जी को इनवाइट करता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच पार्थसारथी जी। जैसा कि नंबर शेयर किए, पार्थसारथी सर आप भी अपने नंबर शेयर कर दें, मेल आईडी, ताकि तमाम लोग, हमारे जो कीनोट स्पीकर और हमारे जो एक्सपर्ट हैं पार्थसारथी जी, तमाम इस विषय पर संपर्क कर सकें आप लोगों से। किस तरह से तमाम विश्लेषण किया है मुकुंद गोडबोले जी ने कि अलग अलग डीसीआर में किस तरह से आपकी संभावना बन सकती है रीडेवलपमेंट की। दोस्तों धन्यवाद मुकुंद जी का, बहुत अच्छी सटीक उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। तमाम फीडबैक आ रहे हैं यहाँ पे भी, जो पार्टिसिपेट के भी और फेसबुक पे भी। दोस्तों सभी फेसबुक पे देख रहे हैं उन लोगों का भी धन्यवाद जो पसंद कर रहे हैं इस लेक्चर को, उनका सभी का धन्यवाद दोस्तों। साथ ही अब मैं हमारे जो कीनोट स्पीकर उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दूंगा, 5 मिनट का एक छोटा सा अंतराल के बीच में मैं इन्वाइट करूंगा हमारा फार्म टू होम के कॉन्सेप्ट के लिए मिस्टर करण नाइक है। करण नाइक ओजोन सैनिटाइज कैसे होता है, वीर एग्रो और फार्म टू होम के लिए इनवाइट करूंगा मिस्टर करण नाइक को। शीतल नाथू जी आज अवेलेबल नहीं है, उनका पुणे में बारिश बहुत हो रही है करण जी, और उस वजह से नेटवर्क का इशू है। तो आप ब्रीफ दें, छोटा सा ब्रीफ फार्म टू होम का, और देन वीर एग्रो क्या है उसके बारे में। ओके स्माइल इवनिंग सबके लिए और मेरा सबको नमस्कार। और आज का जो टॉपिक जो अभी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फार्म टू होम। मतलब फार्म टू होम इज अगेन एन इनिशिएटिव बाय महासेवा इटसेल्फ। रमेश प्रभु सर ने ये कोविड के दरमियान इनिशिएटिव लिया हुआ था। सो फार्म टू होम इज अ कंसेप्ट जहां पर हम आपको फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप तक पहुंचाएंगे। ये कंसेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ है, इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि there is a famous proverb which says rather healthy body outside needs to be healthy body inside। और healthy body inside कैसे होगा, तो healthy body inside तभी हो पाएगा कि जब आप न्यूट्रिशियस फूड या हेल्दी फूड खाएंगे। और वो हेल्दी फूड क्या खाना चाहिए इसके लिए हम आपको जरूर टाइम टू टाइम गाइड करेंगे। और शर्मा जी अब हमने डिसाइड किया है कि हर सेशन में अपने एक किसी फ्रूट के बारे में या वेजिटेबल के बारे में क्या हेल्दी है उसमें और उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वी विल डेफिनेटली टेक दिस फॉरवर्ड इन एवरी सेशन ऑफ आवर्स। तो फार्म टू होम का जो कंसेप्ट है, वीर एग्रो जो है ये आपका फार्म प्रोड्यूसर कंपनी है जो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप एक्वायर करने से, मतलब फार्मर्स से, किसानों से एक्वायर करने से आपके डोर स्टेप तक डिलीवरी करने का काम जो है ये वीर एग्रो करेगा। Veer Agro is a farm producer company for farm to home online। तो farm to home is a platform, उस platform पे ये connect करता है, मतलब जो farmers है और जो consumers है इनको connect करता है। So we are a connecting partner with farm to home online। अब हमारा काम जो है as a Veer Agro, we procure the vegetables and fruits from the farmers and we get it to our supply department that is at Mumbai in Vadala। और वहां पर हम इसको ओजोनाइज करते हैं। उसको ओजोनाइज करने का कारण क्या है? द रीजन बीइंग टुडे इन द कोविड टाइम्स हम सभी तरीके से सावधानी बरत रहे हैं। जैसे हम मास्क लगा रहे हैं या हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, लेकिन हाथ 20 सेकंड तक समझ लीजिए हम साबुन से धो रहे हैं। बट हम ये साबुन से धोने का काम जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ नहीं कर सकते। तो हाउ डू वी सैनिटाइज? अभी कई जगह पे हमने ये भी देखा है कि वो
सैनिटाइज कर रहे हैं विथ हाइपोक्लोरिक एसिड वगैरह. तो these are not the right measures to sanitize the fruits and vegetables. Fruits and vegetables are things which we consume, जो हम खा रहे हैं, तो उसको हम किस तरह से सैनिटाइज करेंगे. तो we went across and found out a innovative idea of sanitizing these fruits and vegetables through ozone system. Now what is ozone? ओजोन इज अ गैस जो अपने नैसर्गिक मतलब नेचुरल प्रोसेस में ही अपने एटमॉस्फेयर में है, उसको हम कैप्चर करके इस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे इसको सैनिटाइज करते हैं, जिसके कारण उस सरफेस लेवल पे जो भी उस पर अपने बैक्टीरिया होंगे या फिर वायरसेस होंगे, ये सारे तरह से उस पे क्लीन अप हो जाते हैं, तो एलिमिनेट हो जाते हैं. आपको कोई भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आती है. एंड वंस दिस इज सैनिटाइज्ड बाय द ओजोन सिस्टम, it is easy to consume, it is safe to consume. So therefore ओजोन क्या है उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं. तो जस्ट एक वीडियो शेयर करता हूं. दिस वीडियो, तो आई एम इनवाइटिंग डॉक्टर मिली शाह, who is actually the president for Ozone Forum of India, and she is also a board member for the Bisleri Charitable Trust, and who is promoting ozone extensively across the world. So I'll just share a small video of Dr. Milisha, what she has to say about ozone system. Namaste friends, today I'm going to talk about ozone disinfection for fruits, vegetables and room. When you are talking about ozone disinfection, it is completely natural. It does not have any chemical residue. When you use any other chemical products like hypochlorite or other disinfectants, it leaves the chemical residue. When you use ozone, it is completely decomposed into oxygen. It completely disinfects the surface of the vegetables and fruits, and it will keep the supply sanitized without any chemical residue. We can use this on multiple ways. I have been working on ozone therapy for last 15 years as I'm president of Ozone Forum of India also. And we've been working with Bisleri Charitable Trust to promote ozone therapy. Today, there is a need to use ozone as disinfection, and it will be extremely, extremely good for it. Thank you. ये बेनिफिट है ओजोन का. तो आपने सुना है, ये डॉक्टर मिली शाह थे जिन्होंने आपको ओजोन के बेनिफिट के बारे में एक्सप्लेन किया है. नाउ आई जस्ट गिव यू आज के लिए टिप जो है, व्हाट वी नीड टू हैव. 7 रीजंस टू ईट आंवला एवरी डे, उसके ऊपर मैं बात करूंगा. इट हैज 8 times more vitamin C than an orange, twice the antioxidant power of berry, and around 17 times that of a pomegranate. मतलब अनार के 17 times ज्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल है. The humble Indian gooseberry, which is known as amla, truly deserves its superfood status. The reason being, it helps fight common cold, it improves eyesight, it burns the fat, it builds immunity. Amla beautifies the hair, it improves skin, and it relieves pain. तो ये है benefits अपने आंवला के जो आज हमने डिस्कस किया हुआ है. तो very warm welcome and thanks सुनील शर्मा जी कि आपने हमें वीर एग्रो के लिए प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और जिस तरह से हम लोगों तक सेफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंड वी आल्सो हैव अ रेडी टू कुक प्रोडक्ट रादर, जिसमें हम अपने प्लेटफॉर्म पर वी फूडी, व्हिच इज ईट राइट टू लिव लाइट, उसके तहत हम ये रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं, which would include शीरा, उपमा, पोहा. Besides that, we will also have मसाले भात, खिचड़ी, and 3 types of dals. So ये सब हम combination हमारे प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं. So you can start booking from tomorrow onwards once you are there on the platform, and we will definitely share the details of the platform with you in the chat box. Sunil Sharma ji, over to you. Thank you. थैंक यू वेरी मच करण जी. जैसा बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, ओजोन सैनिटाइज किस तरह से वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह मिले, वीर एग्रो और फार्म टू होम की पेशकश. धन्यवाद. अब मैं हमारे जो सहयोगी विशाल बामन से कहूँगा, कल का बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उस पे कल का इनविटेशन बना है, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. आपकी हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को किस तरह से ऑडिट करना है, इस पे हमारे बड़े कीनोट स्पीकर कल रहेंगे. तो कल का इनविटेशन आप देख सकते हैं हमारे शेयर स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है. हाउसिंग कॉन्फ्रेंस ऑन ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी.
जिस विषय पर बोलने के लिए एक्सपर्ट है, वेल नोन स्पीकर है, कीनोट स्पीकर सीए सुनील डांडेकर साहब है, और स्पीकर दूसरे स्पीकर है सीए कुणाल सालवी, और इसको सहयोग सपोर्ट करने के लिए हमारे मॉडरेटर हैं सीए विशाल गाला, जो एडवाइजर है महासेवा के। आप देख सकते हैं कल फ्राइडे 19 जून और ठीक 8 बजे ये टाइम रहेगा। आईडी पासवर्ड दिया जा रहा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि नहीं हुआ तो नीचे मेरा नंबर भी है, सुनील शर्मा स्पोक पर्सन महासेवा 9920378133। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, और तमाम मेरे जो फैन हैं यहाँ पर मौजूद है पार्टिसिपेंट, वो इस कार्यक्रम को नोट डाउन कर ले और कल हमसे जुड़े। अब लास्ट में दोस्तों में हमारे जितने पार्टिसिपेट है, तमाम जो सवाल थे आज के विषय के, बड़े ही महत्वपूर्ण विषय, वेरियस रीडेवलपमेंट स्कीम्स अंडर मुंबई DCPR 2034, इस पे तमाम जो सवाल आए उसको हाईलाइट्स किया हमारे मॉडरेटर मिस्टर पार्थसारथी ने। तो मैं उनको इनवाइट करता हूं, और हमारे जो कीनोट स्पीकर है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, मुकुंद गोडबोले जी, उनसे तमाम जवाब देंगे तमाम सवालों के। तो मिस्टर पार्थसारथी प्लीज वेलकम। हाँ जी, गोडबोले साहब वेलकम बैक। थैंक यू। थोड़े से सवाल आए हैं और थोड़े से मेरे भी सवाल मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें मुझे सबसे पहले ये पूछना था आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन FSI एंड अ प्रीमियम FSI? बेसिक है क्वेश्चन, बट अगर आप बताते हो लोगों को तो थोड़ा सा आसान रहेगा कि नॉर्मल FSI, बेस FSI और प्रीमियम FSI में क्या फर्क है सर? Sir, FSI, base FSI is a coefficient which you multiply to your plot. जो मिलता है वो permissible built-up area है. So FSI is coefficient, और जो multiply करने के बाद आपको जो built-up area मिलेगा, permissible built-up area, तो उसका आपको जो premium FSI आपको मिलेगा समझो 0.3, 0.4. So that is also coefficient, but it is not free. The base FSI is free, but premium FSI जो coefficient आ गया 0.5, so that is also coefficient which you multiply to your plot, okay, plot area. तो जो area आएगा वो आपको premium FSI मिलेगा, but that you have to pay premium to corporation and then purchase. So FSI is base FSI, premium FSI is chargeable FSI. और इसी को मतलब लिंक्ड दूसरा क्वेश्चन है कि प्रीमियम FSI और TDR में रेट्स का कितना फर्क होता है सर जनरली? It is almost same now. ऑलमोस्ट सेम ना, तो मतलब जो जो market- प्रीमियम FSI, हाँ जी, नहीं, जो TDR जो है मार्केट से अपने को लेना पड़ता है, और प्रीमियम FSI जो है वो कॉर्पोरेशन अपने को देती है। तो अभी जो रेट गिर चुके हैं इसलिए वो सेम है, अदरवाइज TDR is slightly higher and it is at par with your ready reckoner. जो वहां का लैंड का रेडी रेकनर रेट है उतना ही TDR का रेट है, मगर आजकल सब मार्केट ठंडा है और कोविड की वजह से वगैरह पूरा मार्केट वो गिर गया है, तो इट विल बी समथिंग मे बी इन बिटवीन योर प्रीमियम FSI एंड योर रेडी रेकनर रेट, उसके बीच में TDR कॉस्ट मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जैसा आपने बताया रीडेवलपमेंट में जो रिहैब पोर्शन है उनका जो फंजिबल FSI है वो उनको फ्री मिलता है। यस, तो ये जो फंजिबल FSI का जो फ्री देने का जो अधिकार है या फिर इसका जो राइट्स है वो सोसाइटी के पास राइट्स है क्लेम करने का, या बिल्डर को देना ही पड़ता है? वो कैसा रहता है सर, मतलब हाउ टू कैलकुलेट दैट, हाउ टू नो दैट इतना हमारे पास फंजिबल FSI फ्री मिल रहा है? सी अर्लियर नियम ऐसा था कि जो बिल्टअप एरिया टोटल आएगा आपके पास, समझो 1970, 75 या 1980 का अप्रूव्ड प्लान है और इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो भी बिल्टअप एरिया है वो 5000 स्क्वायर फीट है, तो 5000 पे डायरेक्टली 35% ओवरऑल सर्टिफाई होता था। मगर अभी क्या हो चुका है कि अभी वो एक टेबल मांगते हैं आर्किटेक्ट लोगों से कि जो आपका अप्रूव्ड प्लान है पुराना, जो 1975, 80, 85 का रहेगा, उसमें जो हर एक फ्लैट का अप्रूव्ड प्लान है उस हिसाब से हर एक फ्लैट का बिल्टअप एरिया वर्किंग करना पड़ता है, और उस हिसाब से उसके ऊपर 35% हर फ्लैट पे सर्टिफाई होता है। ठीक है,
अभी जो हर फ्लैट पे मिलता है दैट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ दैट फ्लैट ओनली। वो जो सर्टिफाइड एरिया है फंजिबल का, डेवलपर वो बेच नहीं सकता है। पर कुछ कुछ डेवलपर क्या बोलते हैं, बेचने को नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, मगर उसको बांध के देने पे उनको खर्चा पड़ता है, उनको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ेगी, उनको अप्रूवल कॉस्ट पड़ेगी, उनको डेवलपमेंट कॉस्ट पड़ेगी, प्रीमियम भरने पड़ेंगे। तो कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि ये मैं नहीं दे पाऊंगा। बट डेवलप सोसाइटी नीड्स टू नो देयर राइट्स कि ये डेवलपर बेच नहीं सकता है और ये डेवलपर को वापर नहीं सकता है, तो ये सोसाइटी मेंबर का ही फंजिबल अधिकार है एंड दे शुड इंश्योर इट कि उनका फंजिबल उनको ही मिले। मींस कोई भी रीडेवलपमेंट होगी तो वो रीडेवलपमेंट में मिनिमम बेनिफिट जो फंजिबल एरिया मिले उतना मिनिमम बेनिफिट सोसाइटी मेंबर को होना चाहिए। तो एनीथिंग बिटवीन 25 to 30% ये उनका मिनिमम फंजिबल का गणित ओके उनका जो एरिया है उसके ऊपर बैठ जाता है। मींस समझो प्योर बिल्टअप पे 35% फंजिबल मिलता है, मगर आज के तारीख में बालकनी मिलता ही नहीं है। मींस बालकनी एरिया इज नॉट एडिशनली फ्री, इट इज इंक्लूसिव इनटू दैट फंजिबल। और हम हमारा कारपेट एरिया इंक्लूसिव ऑफ बालकनी बोलते हैं कि मेरा 525 स्क्वायर फीट मेरा कारपेट है जिसमें मेरा अप्रोक्सीमेटली 50 फुट बालकनी है। तो 525 पे मुझे कम से कम अंदाजा इफ द प्रोजेक्ट इज प्रॉपर जिसमें कोई अनऑथराइज नहीं है तो 25 से 30% तक ये फंजिबल का गणित बैठ सकता है मोटा मोटी। हाँ, आई एम नॉट गिविंग यू डिस्क्लेमर के साथ बता। कोई डेवलपर बोलेगा कि मैं आपको खाली 15 या 20% ही दूंगा, दैट मीन्स ही इज नॉट गिविंग यू फुल राइट ऑफ योर फंजिबल एफएसआई। उसको क्लियर गणित मांगना है कि हमारे पे फंजिबल कितना मिलेगा, उसकी एक्सेल शीट अलग दे दो और उतना हमको कम से कम मिलना ही चाहिए। थैंक यू। तो ये अभी जो रेरा आने के बाद में जो कारपेट एरिया का कैलकुलेशन है सर, जिसमें बालकनी भी इंक्लूड हो चुका है अभी कारपेट में, तो उसमें भी 35% आना चाहिए सर फंजिबल आपके हिसाब से, या फिर वो अभी भी 25 ही रहेगा? सर फंजिबल जो सर्टिफाई होता है ना वो आज के रेरा कारपेट एरिया पे सर्टिफाई नहीं होता। वो जो तुम्हारा पुराना एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया है जो अप्रूव्ड नक्शे में दिखाया हुआ है उसके ऊपर सर्टिफाई होता है। तो वो एरिया का और आज के रेरा कारपेट का कोई संबंध नहीं। जो मंजूर नकाशे में हर एक फ्लैट का बिल्टअप एरिया आएगा विदाउट बालकनी एरिया ओके, क्योंकि बिल्टअप एरिया में काउंटेड टुवर्ड्स एफएसआई बालकनी नहीं पकड़ते। वो टाइम बालकनी फ्री थी, इसीलिए बालकनी डिडक्ट होने के बाद जो प्योर बिल्टअप है हर एक फ्लैट का उसके ऊपर 35 मिलता है। तो रेरा कारपेट का आज का कॉन्सेप्ट है, तो उससे कोई उसका रिलेशन नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। दूसरा है ऐसा सवाल कि अगर बेस एफएसआई सपोज वो प्लॉट में एक से ज्यादा है आज के दिन में और उसमें रिडेवलपमेंट करने की बात चल रही है, तो उसको फिर कैलकुलेशन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन वगैरह रहता है, जनरली उसको कैसा कॉम्पनसेट या कैसा उसको निकाला जाता है सर? सर जो मैंने आपको जो टेबल दिखाया था जो क्लॉज नंबर 30 के अंडर टेबल नंबर 12, नाउ दैट टेबल शोज दैट व्हाट वुड बी द परमिसिबल एफएसआई ओके इन रिलेशन विथ योर रोड विड्थ। तो वो जो एफएसआई मिलने वाला है आपको दैट इज योर अपर कैप। अभी विद इन दैट कैप आपको जो इंसेंटिव मिलेगा, जो रिहैब एरिया सर्टिफाई होगा, जैसे 33(7)B में जो इंसेंटिव मिलेंगे दोज विल बी विद इन योर कैप। ठीक है ना, तो कैप के ऊपर कोई भी एफएसआई नहीं जाएगा। अभी कोई प्रोजेक्ट में समझो कुछ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो वो रिहैब एरिया करके सर्टिफाई नहीं हो जाएगा, तो उसका जो एरिया है वो अपने पे बोझ पड़ेगा ओके, दैट विल बी अ बर्डन ऑन योर रिहैब एरिया। और वो जो एग्जिस्टिंग मेंबर को किसी को समझो एक आध फ्लैट कोई डेवलपर ने गलत काम करके स्ट्रीट एरिया में ठोक के 2 फ्लैट बांधे हैं अनऑथराइज्ड, तो आज उनको क्या है, आज इतने बरस 30 40 50 बरस वो रह रहे तो उनको भी घर देना पड़ेगा, तो उनका एरिया रिहैब कंपोनेंट सर्टिफाई नहीं होता, उनके एरिया पे कोई फंजिबल सर्टिफाई नहीं होता। दैट मीन्स उनको जो भी एरिया दिया जाएगा
वो डेवलपर के सेल कंपोनेंट में से दिया जाएगा, मींस देयर विल बी रिडक्शन इन प्रॉफिट। ओवरऑल जो बाकी लोगों को बेनिफिट मिलना है उसमें भी थोड़ी कटौती हो जाए। ओके, दूसरी चीज, देर आर फ्यू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जैसे आपने अनऑथराइज बोला। अभी पहले आज अभी रेरा में कोई पॉकेट टेरेस समझो ड्यू टू हार्डशिप ऑफ प्लानिंग तैयार है तो वो बेचने को उन्होंने अलाउ किया है। ओके, मगर पहले पॉकेट टेरेसेस दे वर नॉट लीगली अलाउड टू सेल, फिर भी बहुत सारे डेवलपर ने घर के सामने 200 फुट 100 फुट 300 फुट टेरेसेस बेच दिए, और वो टाइम वो स्टैम्प पेपर पे अलग एग्रीमेंट करते थे। तो अभी लोग सोसाइटी में क्या बोलते हैं, मैंने तो वो टाइम पैसा दिया है, मैंने 300 फुट टेरेस लिया है, तो जो मैंने दिया है तो उसको मुझे वापस दे दो, मेरा वो अधिकार है। आज कोई भी टेरेस हम पॉकेट टेरेस दे देंगे तो वो फंजिबल एरिया में काउंट होता है, मीन्स डायरेक्टली 100% लॉस, तो वो तो कोई भी नहीं मानता है। मगर हम क्या करते हैं, अभी वो विरोध करेगा, प्रोजेक्ट आगे नहीं जाएगा। दूसरा, इट इज लॉजिकल ऑल्सो बिकॉज ही हैज पेड मनी टू डेवलपर एंड हैज टेकन द टेरेस। तो एक प्रैक्टिकल इसमें एक एमिकेबल सोल्यूशन हम निकालते हैं कि समथिंग 20%, 25% या इवन अप टू 30% ऑफ हिज टेरेस एरिया, उसको और एरिया हम एग्जिस्टिंग एरिया में सर्टिफाई करते हैं, जो आर्किटेक्ट टीएमसी सर्टिफाई करता है। वो जो एरिया है, समझो 300 फुट टेरेस है, तो उसको टेरेस के बदले 100 फुट बिल्टअप एरिया सर्टिफाई हो जाएगा। उसके ऊपर कुछ नहीं देना है, क्योंकि उसके ऊपर वो फंजिबल मांगेगा तो फंजिबल सर्टिफाई होता नहीं है। तो वो जो 100 स्क्वायर फीट है वो पूरे सोसाइटी पे बोझ आएगा और डेवलपर के सेल एरिया में से जाएगा। मींस डेवलपर जो 100 स्क्वायर फीट जो भी मार्केट रेट है उससे वो बाहर बेच सकता था, वो नहीं बेचेगा। दैट विल बी रिडक्शन इन रेवेन्यू, फिजिबिलिटी में थोड़ा मार खाएगा, और वो जो प्रॉफिट पास करेगा सोसाइटी मेंबर को उसमें थोड़ी वो कटौती करेगा। मगर ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, somehow we need to solve it and take care of those members who had paid amount। जैसे कि मुंबई में बहुत जगह जो टेनेंटेड प्रीमाइसेस है या कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो टाइम जो ओल्ड सोसाइटीज है वो कवर्ड गैरेजेस मिलते थे, तो ये गैरेजेस खरीदते थे और उसमें कमर्शियल यूसेज करते। तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो एक वर्किंग करके उनको चाहिए, तो समझो आज वो कमर्शियल नहीं है, सिर्फ पार्किंग है, तो एडिशनल 1-2 पार्किंग उनको दे देवे, या वो गैरेज का एरिया कन्वर्ट कर देवे। इफ इट इज इनटू 33/7 तो वो एक टाइम सर्टिफाई हो सकता है एरिया, बट इफ इट इज नॉट इन 33/7 तो सर्टिफाई नहीं होगा। तो वो जो अनऑथराइज्ड है या कोई भी टेरेस है, गैराज है, वो प्रोजेक्ट पे थोड़ा बोझ है, वो प्रोजेक्ट के गणित में कंसिडर करो और कोऑपरेशन में आगे चलो। थैंक यू। एकदम ही पॉकेट टेरेस का एकदम प्रैक्टिकल आपने एक पॉइंट दिया है, जो जनरली बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज में डिस्प्यूट का मैटर है। तो एक सोल्यूशन आपने दिया है कि 20-30% का लेकर के बिल्डअप में विदाउट गिविंग एनी फंजिबल इट शुड बी कैरिड आउट, बिकॉज फंजिबल ऐसे भी नहीं मिलने वाला है उसको। बराबर है। थैंक यू सर, ये आंसर एकदम अच्छा सोल्यूशन था आपका। सर अभी 3310 में अगर हम लोग आते हैं एसआरए में, उसमें ऐसा एक गणित है कि जितना आप लोग बनाते हो अपना रिहैब पोर्शन, उसके हिसाब से उसका कंप्लीशन या ऑक्यूपेशन मिलने के बाद में ही आपको परमिशन या सीसी मिलता है आपका सेलेबल बनाने के लिए। तो बराबर है। इसका थोड़ा सा आप अगर इसमें अब क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो खरीदते हैं सारे में जाके इन्वेस्ट करते हैं, आज के दिन में ठीक है रेरा आ गया तो उसके थोड़े नियम चेंज हो गए, बट जस्ट एक लोगों का एक जानकारी के हिसाब से अगर एसआरए में सेलेबल एरिया का इन्वेस्टमेंट या घर खरीदने के लिए अगर कोई जाता है तो उसको क्या चीज में ध्यान रखना चाहिए कि वो फंसे नहीं आगे जाके? सर अभी रेरा ने तो एक नियम कर दिया कि सिर्फ आईओडी पे प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं होगा, उसको सीसी मिलनी चाहिए। इसका मतलब यही हो गया कि जो एसआरए में जो सेल विंग है उसको जब तक सीसी नहीं मिलेगी वो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं होगी फेज, और रेरा में नहीं होगी रजिस्टर तो वो बेच नहीं पाएगा। तो वो जो परचेसर है, फ्लैट परचेसर, उनको ये चेक करना है कि उसको जो उनकी बिल्डिंग है उसको सीसी मिली है क्या। इफ इट इज अ कॉम्पोजिट बिल्डिंग तो कॉम्पोजिट बिल्डिंग में जो सेल फ्लैट है उसको सीसी विथहोल्ड होती है, तो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल कि उसको सीसी है क्या।
सीसी है तो ही वो फ्लैट खरीदे, सीसी नहीं है तो वो फ्लैट नहीं खरीदे। तो उसका कैलकुलेशन कैसा होता है सर? अगर एसआरए का रिहैब में अगर हम 5000 स्क्वायर मीटर का अगर बनाते हैं टोटल, तो वो बनाने के बाद में सेल बिल्डिंग का परमिशन मिलता है, ऐसे ही है सर? यस यस, जितना रिहैब कंपोनेंट करके दे देंगे उसका प्रोपोर्शनेटली जो इंसेंटिव मिला है उतना एफएसआई का अपने को सीसी मिल जाता है। ओके ओके ओके, थैंक यू। अच्छा सर, दूसरा सवाल यह है कि सेस्ट बिल्डिंग का जो रीडेवलपमेंट है उसका डिसीजन जनरली कौन लेता है सर? तो उसका लैंडलॉर्ड लेता है या वहां पे जो रहने वाले हैं पगड़ी के इसमें उन लोग के राइट्स क्या है और लैंडलॉर्ड के ऊपर कितना इनका डिपेंडेंसी है जनरली? सर इसमें कैसा है कि लैंडलॉर्ड की परमिशन होना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और टेनेंट की भी परमिशन मिलना, एनओसी मिलना बहुत जरूरी है। तो टेनेंट की 51% मिनिमम परमिशन मिलनी चाहिए। तो एनी वन पार्टी कैन इनिशिएट द रीडेवलपमेंट प्रोसेस। जैसे कि कोई डेवलपर ओनर को अप्रोच करता है और उसके साथ उनका जम जाता है, वो एमओयू वगैरह साइन करते हैं, तो देन डेवलपर एंड ओनर कैन जॉइंटली प्रपोज टू टेनेंट्स कि टेनेंट को क्या मिलने वाला है। तो टेनेंट की भी कोई एक सोसाइटी होती है या कोई चाल कमेटी होती है या उनका कोई गणेशोत्सव मंडल होता है, तो उनके मार्फत से उनके एक इनिशिएटिव शुरुआत करना है कि बाबा डेवलपर ये रीडेवलपमेंट में नियम के अनुसार क्या देगा, कैसा देगा। डेवलपर विल नॉट मेक इट ओपन टू टेनेंट्स कि वो ओनर को क्या दे रहा है। ओनर को तो ओपन हो जाएगा कि वो टेनेंट को क्या दे रहा है, मगर डेवलपर का कमर्शियल ऑफर जो है वो टेनेंट को ओपन नहीं होता है। तो दोनों को आगे साथ साथ में चलना है। यदि कुछ टेनेंट गड़बड़ करते हैं तो म्हाडा कैन वेकेट देम वंस यू गेट द 51% ऑफ एनओसी फ्रॉम टेनेंट। और म्हाडा की जो सब्सिडरी है रिपेयर बोर्ड, वो रिपेयर बोर्ड ये सब टेनेंट के जो सर्टिफिकेशन है, क्योंकि वो पूरा सर्टिफिकेशन करते हैं, सर्वे करते हैं, उसका वीडियो शूटिंग होता है, जो आपका वोटर लिस्ट है उसमें वो टेनेंट के नाम आने चाहिए। तो जो सर्टिफाइड टेनेंट है उनको ही फंजिबल वगैरह सर्टिफाई मिलेगा और वही रिहैब एरिया सर्टिफाई होगा। तो सब लोगों को साथ में जाके आगे जाना है। इसमें एक थोड़ा एक टाइप होता है कि कभी कभी ये टेनेंटेड प्रीमाइसेस सेज बिल्डिंग ओनर इज चैरिटेबल ट्रस्ट। तो जब भी ओनर चैरिटेबल ट्रस्ट है, क्योंकि पुराने देखेंगे तो बहुत पारसी ट्रस्ट है, मराठी लोगों के खुद और ऐसे ट्रस्ट है, या कोई ज्ञाति जो अलग अलग जाति है, ब्राह्मण समाज है या सोनार समाज है, बहुत सारे जो समाज है, गुजराती लोगों में है, कुछ मरवाड़ी समाज के भी बहुत सारे टेनेंटेड प्रीमाइसेस है जहां ओनर जो ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट को डायरेक्टली कोई भी डेवलपर को सिलेक्ट नहीं कर सकता। as per charity commissioner's rule, they need to publish ad into a famous highly circulation newspaper and then tendering system करनी पड़ती है, और टेंडरिंग सिस्टम में जो ऑफर आएगी वही ऑफर को लेके आगे चलना है। यदि समझो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट ये प्रोसेस नहीं करे और कोई कोर्ट में जाए तो उनको पीछे आना पड़ेगा और ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। बट द ओनर इज इंडिविजुअल or a HUF or any individual family, joint family members, so they can take their individual decision and tenant को तो मानना ही पड़ता है, and tenant can negotiate and get their benefit also. ऐसा है। Thank you. तो मतलब बॉटम लाइन इज, अगर असेस्ड बिल्डिंग में अगर म्हाडा का लैंडलॉर्ड का मतलब कंसेंट है, अगर करना चाहता है और 51% लोग अगर हाँ बोलते हैं, और तो बाकी के डिसीजंस म्हाडा ले सकता है और बिल्डिंग को खड़ी करा सकता है। सही है अभी सर? कभी कभी क्या होता है कि समझो ओनर या टेनेंट पूरे ही लोग एकदम विरोध में जाते हैं या उनके झगड़े हैं और झगड़े में बिल्डिंग डिलैपिडेटेड हो चुकी है, तो इधर टेनेंट और ओनर कैन गो टू म्हाडा। वो म्हाडा सर्वे करती है, सर्टिफाई करेगी कि ये बिल्डिंग डिमोलिश करे, तो म्हाडा कैन एंटर एज अ डेवलपर ऑल्सो, और म्हाडा उन लोगों को शिफ्ट करके इमारत डेवलप भी कर सकती है। तो लोगों को एक प्रेशर भी रहता है, एक तो ओनर और टेनेंट एक दूसरे को कोऑपरेट करे, इधर ओनर कैन डेवलप ऑन हिज ओन
या वो डेवलपर अपॉइंट करेगा, नहीं तो माड़ा कैन कम इनटू पिक्चर, प्रोवाइडेड इट इज अ डिलैपिडेटेड बिल्डिंग। ओके, थैंक यू सर। या मैं लास्ट 2 सवाल लेता हूं सर आपके लिए। एक है कि अगर एक्चुअल प्लॉट एरिया जो है और जो एरिया प्लॉट का बताया गया है प्रॉपर्टी कार्ड में, अगर उसमें कुछ फर्क आता है तो उसको रीडेवलपमेंट के टाइम पे कैसा रेक्टिफाई किया जा सकता है सर? सर, इफ इट इज देयर इन योर कन्वेंस और पहले से ही वो प्लॉट एरिया में गलती हो चुकी है प्रॉपर्टी कार्ड में, कि आपने जब 40-50 साल बरस पहले आपने प्लॉट खरीदा 7,000 फुट, अगर गलती से वो प्लॉट एरिया कम लिखा गया प्रॉपर्टी कार्ड में, तो आज के तारीख में कुछ भी नहीं कर सकते। मगर प्रॉपर्टी कार्ड में सही है, मगर सिटी सर्वे में कम भर रहा है, मगर आपके पास पोजीशन ज्यादा है, तो आप एरिया करेक्शन के लिए जा सकते हैं। ओके, तो आप सिटी सर्वे में एप्लीकेशन करके एरिया करेक्शन कर सकते हैं, और इसमें पोजीशन में भी आपके पास है तो वो करेक्शन हो सकता है। मगर आपके पास पोजीशन में भी जगह कम है, प्रॉपर्टी कार्ड में भी कम है, तो वो करेक्शन होना मुश्किल है। सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क आज के तारीख में वो करेक्शन करा के ले लें। और रोड सेटबैक के बारे में अगर आप बताओगे कि कैसे रोड सेटबैक क्लेम किया जा सकता है सोसाइटी में रीडेवलपमेंट के टाइम पे, तो उस पर थोड़ा सा अगर आप लाइट डालेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी रोड वाइडनिंग की 2 चीज है। एक तो पुराना जब ही रोड बिल्डिंग का डेवलपमेंट हो गया था, तभी एक तो उन्होंने वो बेनिफिट लिया होगा। ओके, उसके बाद में बीच में कभी कमिश्नर साहब वाइडन करते हैं तभी वाइडन हुआ होगा, या आज के तारीख में रोड वाइडनिंग की रोड लाइन आई है कि आप जब भी रीडेवलप करोगे तो आपके प्लॉट में से 5 फुट वाइडनिंग है। तो यदि आपने कभी पहले समझो उसका एफएसआई क्लेम किया है या आपने उसका पैसा ले लिया है, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मगर आपने बेनिफिट कभी लिया नहीं है और आज के तारीख में समझो और एडिशनल वाइडनिंग है, तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट बेनिफिट। और जो टीडीआर का नियम है, वो नियम आने के बाद उसमें लिखा हुआ है कि इमीडिएटली विद इन 1 ईयर आप लेते हो तो यू गेट द एडिशनल इंसेंटिव ऑन हैंडिंग ओवर ऑफ रोड, और टीडीआर का प्लॉट आप कोई दे देंगे तो उसमें जो बेनिफिट मिलता है, तो नियम के अनुसार आपको एडिशनल टीडीआर मिलेगा। जैसे ही आपका आईओडी मिलता है, सीसी मिलता है, साइमल्टेनियसली यू हैव टू हैंड ओवर दैट एरिया टू कॉर्पोरेशन। वो सर्वे होता है, देन योर जो पीआर कार्ड है उसमें वो कटौती होती है रोड की, नया पीआर कार्ड बनता है और आपका आगे का काम शुरू होता है। So this is a process simultaneously we have to do it. However, जो रोड रिमार्क है उस हिसाब से आप प्लॉट एरिया आपका पेपर पे कम हो जाएगा, उस हिसाब से आपको टीडीआर वगैरह जो भी मिलना है, और जो बैलेंस प्लॉट पे टीडीआर मिलना है वो एक चीज, और जो रोड हैंडओवर किया है उसके अगेंस्ट जो टीडीआर मिलना है वो एक चीज। तो ये सब चीजें जो है वो आपको अप्रूवल के टाइम मंजूर हो जाएगी, और उसके बाद इमीडिएटली यू हैव टू हैंड ओवर दैट प्लॉट, और उसका एक डील, एक डॉक्यूमेंट साइन होता है और उसका इंडेक्स 2 बनेगा और आपके प्रॉपर्टी कार्ड में एरिया उतना कम हो जाए। ओके, थैंक यू सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हमारे 9 मीटर के कम वाले जो प्लॉट्स है, रोड विड्थ के प्लॉट्स है, जो उसमें आपने बताया था कि कमिश्नर साहब ने परमिशन दिया हुआ है कि उसको 9 मीटर करा के रिडेवलपमेंट कराया जा सकता है। तो ये एक्चुअली 9 मीटर का विड्थ कराते हैं या फिर इसको एक डीम्ड 9 मीटर करके कंसिडर किया जाता है? अगर सपोज उसमें 9 मीटर करने की अगर कोई व्यवस्था है ही नहीं, उतना ही है, उससे ज्यादा अगर सोसाइटी का कॉम्पाउंड है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो अगर आ जाता है बीच में, तो भी ये 9 मीटर से कम वाले प्लॉट्स का हो सकता है, या उसके लिए एक्चुअली 9 मीटर का जरूरत है वहां पे? नहीं सर, ये हो सकता है, वो सजेशन ऑब्जेक्शन होता है, वार्ड लेवल पे सर्वे होता है, वो सब चेक करते हैं और इस हिसाब से जहां जहां पॉसिबल है, कोई एकदम से ही फिजिकल डिफिकल्टी है तो इट कुड बी रिजेक्टेड। अदरवाइज समझो वाइडनिंग हो गया मींस 9 मीटर का रास्ता कागज पे हो गया, इसका मतलब इमीडिएटली नेक्स्ट डे तोड़म ताड़ी नहीं करेंगे। कोई बिल्डिंग लाइन में है, जब भी वो बिल्डिंग रीडेवलप हो जाएगी तभी वो वाइडनिंग उसका हो जाएगा। सो उसकी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं एंड देन इट इज डीम्ड टू बी 9 मीटर
एज ऑफ डेट, और जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट वो रास्ते पे रीडेवलप होता है वो वाइडनिंग होना शुरू हो जाए. Thank you very much, Mukund Godbole ji. Before I leave you, I also wish to invite architect Sandeep Kangutkar, who is also a very good friend of yours. संदीप जी, अगर आप आके कुछ 1-2 मिनट आपका कुछ एक्सपर्ट कमेंट्स देना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा सर. संदीप जी. संदीप कांगुटकर. यस सर. हेलो. हाँ, बस. हाँ. हाँ बोलिए सर. यस, गुड इवनिंग सर. हाँ ना, एज यूजुअल मुकुंद जी का जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन करते संदीप हैं. जी नमस्ते. 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 वेरी गुड इवनिंग. और उनका जो एक्सप्लेनेशन है कॉमन मैन के लिए समझना बहुत आसान रहता है. मैं भी बहुत अच्छी तरह से बहुत इंटरेस्ट लेके उनका लेक्चर सुनता हूँ. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम. बहुत you, sir. मजा आता है उनका लेक्चर सुनने में. और अभी कुछ कमेंट तो यही है कि इट वाज अ नाइस प्रेजेंटेशन एंड सोसाइटी मेंबर्स और any other person who can really gain a lot of knowledge from its seminars and webinars. Thank you. थैंक यू संदीप कांगुटकर जी. मैं पार्टिसिपेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि संदीप कांगुटकर जी भी महासेवा से जुड़े हुए हैं. ही इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर महासेवा टीम. ही इज द कंसल्टिंग आर्किटेक्ट फॉर महासेवा. सो जस्ट थॉट कि उनके तरफ से भी एक कमेंट होने चाहिए सेशन के बारे में, इसके लिए मैंने इन्वाइट किया. थैंक यू संदीप कांगुटकर जी. थैंक यू संदीप सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. संदीप भी You're always बहुत welcome. एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे अच्छे काम इनके रीडेवलपमेंट के चलते हैं. वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड कोलीग्स. सो थैंक्स अ लॉट. आप आखिरी तक बैठे. आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू. Thank you very much, Sandeep ji. Thank you again, once again. Yeah. Thanks, Mukund ji, for Thank your you. lecture and your presentation. It was very well appreciated by all. Thank you so much. And back to Sunil Sharma ji. थैंक यू वेरी मच मिस्टर पार्थ सारथी. और खास धन्यवाद हमारे कीनोट स्पीकर मिस्टर मुकुंद गोडबोले जी का. और आप जितने पार्टिसिपेट है दोस्तों और जितने फेसबुक पे लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों, लिंक मैंने शेयर किया ऑलरेडी आपको चैट बॉक्स में, और फेसबुक पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आया तो. और नेक्स्ट थर्सडे, कमिंग थर्सडे गुरुवार को मिस्टर संदीप आर्किटेक्ट संदीप कंगुटकर ही रहेंगे. तो वो विषय लेकर आएंगे, नया महत्वपूर्ण विषय. तो जुड़िएगा अगले गुरुवार को, लेकिन कल जरूर जुड़िए. कल हमारा विषय है ऑडिट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, किस तरह से ऑडिट करें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को. सुनील जांडेकर फेमस रिनोल्ड सीए हैं, इस मामले के जानकार है बड़े. तो कल भी जुड़े रहिए 8 बजे दोस्तों. और ये हमारा नॉलेज शेयरिंग का प्लेटफॉर्म है. आप निश्चित ही यहाँ से नॉलेज और एजुकेट होके जाएंगे, अवेयर होके जाएंगे. आप सभी पार्टिसिपेट का जितने लोग जुड़े और फेसबुक पे जितने लोग देख रहे हैं दोस्तों, आपके दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत. नमस्कार. कल फिर मिलेंगे 8 बजे. आप जुड़े रहिए. और ये जो इनविटेशन हम आपको पहुंचाते हैं दोस्तों, मेरे जितने फैन फॉलोइंग है, तमाम जितने लोग देख रहा हूँ नाम, ये मैसेज फॉरवर्ड करें आप अपने ग्रुप में अपने लोगों को, ताकि ये एक नॉलेज शेयरिंग का प्लेटफॉर्म है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा एडवांटेज ले सके. इस तरह से हमारी अपील है महासेवा की और MNS मीडिया न्यूज सर्विस की. तो आप सभी का धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक्स टू ऑल. सभी को धन्यवाद. मिलेंगे कल 8 बजे. धन्यवाद. थैंक यू सुनील जी. थैंक यू.